एपिसोड 71 टू 80। अध्याय 71। म्यू ह्यून। जियान चेन ने अभिवादन करते हुए अपने हाथों को जोड़ते हुए एक सौम्य मुस्कान बिखेरी और कहा, ऐसा लगता है कि भाई ने तियान युआन महाद्वीप की यात्रा करते हुए कई सूर्य देखे हैं। भाड़े के सैनिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इतना लंबा समय नहीं बीता, बस कुछ ही साल, बस इतना ही। उन लोगों की तुलना में जिन्होंने 10 से 100 साल तक अपने घर छोड़कर यात्रा की है, मैं अभी भी अनुभवहीन हूँ। ये भाई नहीं जानता कि तुम्हें क्या बुलाए। जियान चेन ने कहा, मेरा नाम म्यू ह्यून है, तुम्हारा नाम क्या है? भाड़े के सैनिक ने बड़े उत्साह से पूछा। मेरा नाम जियान चेन है, जियान चेन ने उत्तर दिया। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह भविष्य में तियान युआन महाद्वीप पर जियान चेन नाम का ही उपयोग करेगा। इसके बाद जियान चेन और म्यू ह्यून ने बातचीत शुरू की और तियान युआन महाद्वीप पर कई दिलचस्प मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि जियान चेन पहली बार तियान युआन महाद्वीप की यात्रा कर रहा था, उसने कारगात लाइब्रेरी में महाद्वीप से जुड़ी कई किताबें पढ़ी थीं और इतिहास समेत कुछ चीज़ों से परिचित हो चुका था। दूसरी ओर म्यू ह्यून कुछ वर्षों से तियान युआन महाद्वीप की यात्रा कर रहा था, इसलिए उसका अनुभव काफ़ी विस्तृत कहा जा सकता है। दोनों ने वास्तव में एक दूसरे की खूब तारीफ की थी और इसलिए जब वे उत्साह से एक दूसरे से बात करते थे तो अनजाने में ही उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता था। जैसे ही काफिला सीमावर्ती किले के द्वार के पास पहुंचा, जियान चेन ने एक द्वार के किनारे पर लगी एक तस्वीर देखी। उस तस्वीर पर चांग्यांग शियांग तियान नाम खुदा हुआ था और उसके नीचे एक बड़ी राशि का इनाम छपा हुआ था। यदि लोगों के पास चांग्यांग शियांग तियान के ठिकाने के बारे में कोई सुराग या जानकारी होती और वह सही साबित होती तो उन्हें 1000 बैंगनी सिक्के दिए जाते। यदि उनकी जानकारी से उस व्यक्ति को पकड़ने में मदद मिलती तो उन्हें 4000 बैंगनी सिक्के और दिए जाते। एक सोने का सिक्का 3 लोगों के छोटे से परिवार के लिए 1 महीने से ज्यादा का खाना खिलाने के लिए काफी था और एक बैंगनी सिक्का 100 सोने के सिक्कों के बराबर था। इसलिए 1000 बैंगनी सिक्के किसी भी भाड़े के सैनिक के लिए एक बड़ी रकम थी। इतनी बड़ी रकम से कोई भी भाड़े का सैनिक या कोई भी एक अच्छा घर खरीद सकता था और बिना किसी आर्थिक चिंता के अपना बाकी जीवन बिता सकता था। ये कहना आसान था कि यह इनाम इतना लुभावना था कि कोई भी इसे ठुकरा नहीं सकता था। यात्रा करने वालों के लिए सबसे अच्छा इनाम चांग्यांग शियांग तियान को पकड़ना हो सकता है। यदि वे उसे पकड़कर हुआ यून संप्रदाय को सौंप देते हैं तो उन्हें 10,000 बैंगनी सिक्कों का पुरस्कार मिलेगा। अपनी गिरफ्तारी के लिए मिलने वाले भारी भरकम इनाम को देखकर जियान चेन की आमतौर पर भावहीन रहने वाली आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। हुआ यूं संप्रदाय, तुम सचमुच मुझे इतना बड़ा इनाम देने और मुझे गेसुन साम्राज्य में एक वांछित अपराधी घोषित करने के लिए बहुत महत्व देते हो। ये सोचना भी कि तुम मुझे ढूंढने के लिए भाड़े के सैनिकों के संग का भी इस्तेमाल कर रहे हो। जियान चेन मन ही मन उपहास कर रहा था। हालांकि उसे निराशा का एक हल्का सा एहसास हुआ। तियान युआन महाद्वीप पर शक्ति ही सब कुछ तय करती थी और उसकी अपनी शक्ति उस समय अपर्याप्त थी। हुआयूं संप्रदाय के कारण उसे अपना नाम, अपनी छवि, अपना घर और अपना राज्य त्यागना पड़ा। ऐसी विकट स्थिति में न केवल वह कुछ भी करने में असमर्थ था, बल्कि लो शहर के 4 प्रमुख कुलों में से एक, उसका चांग्यांग कबीला, हुआयूं संप्रदाय को रोकने में असमर्थ था। जियान चेन ने आह भरी। उस क्षण जब वह गया था तब उसकी माँ का दुख से रोता हुआ चेहरा उसे याद आ गया। उस बात को याद करके जियान चेन की आंखें क्षण भर के लिए नर्म पड़ गईं, फिर अचानक दृढ़ हो गईं। उस क्षण के बाद उसने खुद से वादा किया था कि वह खुद को साधना और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए समर्पित कर देगा। अन्यथा हुआयून संप्रदाय की महान शक्ति के अधीन वह कभी भी गेसुन साम्राज्य में वापस नहीं लौट पाएगा और अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कभी भी माँ के प्यार को फिर कभी महसूस नहीं कर पाएगा। पहले जियान चेन अनाथ था और उसने कभी मातृत्व का प्रेम नहीं जाना था। ईश्वर ने उसे न केवल जीवन का नया अवसर दिया बल्कि एक सुखमय पारिवारिक जीवन भी प्रदान किया। जियान चेन ने अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते से मिलने वाली भावनाओं को संजो कर रखा था। सुखी परिवार में जन्म लेने वाले भी जियान चेन के अनुभव को नहीं जी सकते। जीवन भर एकांत में रहने के कारण जियान चेन हमेशा से परिवार की चाह रखता था, लेकिन अकेलेपन में रहने के कारण उसके हृदय ने केवल अकेलेपन का ही अनुभव किया था। खाली दरवाजों के पास लगभग 200 सैनिक खड़े थे और शहर में आने जाने वाले हर व्यक्ति को घूर रहे थे। जब भी किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, सैनिक उसे रोक लेते और आगे बढ़ने की अनुमति देने से पहले उसकी तुलना तस्वीर से करते। हालांकि सैनिकों ने कई शक्तिशाली भाड़े के सैनिकों को रोक दिया था, लेकिन कोई भी जल्दी में नहीं था। इसका कारण ये था कि गेसुन साम्राज्य की सीमा के बाहर किले में 10,000 से अधिक सैनिक थे और विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए यदि युद्ध छिड़ता तो ये स्पष्ट हो जाता कि कौन हारेगा। किले के द्वार विशाल थे, अगर 5 कारवां एक साथ भी प्रवेश करते तो भी रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध नहीं होता। जैसे ही जियान चेन और उसका कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक छोटा कारवां पीछे से तेजी से आया। किले के द्वार को पास आते देख वे आपस में बातचीत करने लगे। आखिर इस चित्र में दिख रहा यह आदमी कौन है और हर कोई उसका पीछा क्यों कर रहा है? मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि गेसुन साम्राज्य के सीमावर्ती किलों पर भी यह चित्र लगा होगा। लगता है इस आदमी ने अनगिनत कानून तोड़े हैं। मैं पहले ही 3 शहरों में जा चुका हूं और हर जगह ये तस्वीर लगी देखी है। यहाँ तक कि भाड़े के सैनिकों के संघ ने भी उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। ये सही है, यह आदमी निश्चित रूप से कुछ बड़े कानून तोड़ने वाला व्यक्ति है या किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति को नाराज कर चुका है। फिलहाल भाड़े के सैनिकों के संघ ने उसे पहले ही ये श्रेणी का इनाम दे दिया है, जिसे लेने के लिए किसी भी रैंक की कोई सीमा नहीं है। इसलिए डी श्रेणी का भाड़े का सैनिक भी इस इनाम का लाभ उठा सकता है। बिल्कुल, इसके लिए कमीशन बहुत ज्यादा है। अगर हमें उसकी लोकेशन की जानकारी मिल जाए तो 1000 पर्पल कॉइन्स मिल ही जाएंगे, और अगर वे इस जानकारी के साथ उसे पकड़ भी लेते हैं तो 4000 पर्पल कॉइन्स और मिल जाएंगे। कुछ हजार तो कुछ भी नहीं है। अगर हम उसे पकड़कर हुआयून संप्रदाय के पास ले आएं तो 10,000 बैंगनी सिक्के मिलेंगे। 10,000 सिक्के, ये सोचकर ही डर लगता है।
मैं एक ही जीवन में 10,000 बैंगनी सिक्के खर्च नहीं कर पाऊंगा। व्यापारियों को चित्र के बारे में बात करते हुए सुनकर म्यूयून जियान चेन की ओर मुड़ा और हंसा। मुझे नहीं पता कि इस चांग्यांग जियांग तियान ने किस तरह का अपराध किया है कि हुआयून संप्रदाय ने उसके पीछे इतना पैसा खर्च किया, लेकिन यह संभवतः एक उचित सजा नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ चित्र कहता है कि वह केवल एक प्राथमिक संत के स्तर का है। कितना अजीब है, एक प्राथमिक संत हुआयून संप्रदाय से इतनी नफरत कैसे बटोर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह चांग्यांग जियांग तियान हुआयून संप्रदाय की बेटी को नहाते समय झांकते हुए पकड़ा गया हो? म्यूयू की बात सुनकर जियान चेन बस हंस ही सका। उसने बेबसी से म्यूयुआन की ओर देखा। भाई म्यूयू, मैं गेसुन साम्राज्य में 1 दर्जन से भी ज्यादा सालों से रह रहा हूँ और हुआयूं संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ सुना है। हालांकि मैंने सिर्फ संप्रदाय के मुखिया के बेटे के बारे में सुना है, बेटी के बारे में नहीं। इसलिए उसकी बेटी को नहाते हुए चुपके से देखना मुमकिन नहीं लगता। म्यूयू ने जियान चेन को एक गंदी नज़र से देखा। तुम्हें क्या पता कौन कहता है कि हुआयूं संप्रदाय के नेता की कोई बेटी नहीं है? इसकी पुष्टि नहीं हो सकती, हो सकता है कि उसे बाकी दुनिया से छिपाया गया हो। जियान चेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और अपने मन में निर्णय लिया कि अब वह म्यूयून के साथ इस बात पर बहस नहीं करेगा कि हुआयून संप्रदाय के नेता की वास्तव में कोई बेटी है या नहीं। किले में कारवां किसी भी बाधा से नहीं टकराया और जियान चेन का रूप बिना किसी परेशानी के आसानी से निकल गया। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि उसका रूप नकली था, क्योंकि जियान चेन भेष बदलने में माहिर था। इसलिए भले ही उसने केवल कुछ सामान्य जड़ी बूटियों का ही इस्तेमाल किया था, फिर भी उसका भेष बेदाग था। इसके अलावा ये भेष बदलने की तकनीक जियान चेन को उसकी पिछली दुनिया में घूमते हुए मिली थी। ये देखने में आसान लगती थी, लेकिन असल में बहुत गहरी थी और इसे आसानी से नहीं सीखा जा सकता था। इस दुनिया में इस तरह की विधि का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए स्वाभाविक था कि कोई इसके बारे में दोबारा नहीं सोचेगा। जब तक उसका चेहरा रो नहीं जाता, तब तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाएगा। सीमावर्ती किले से गुजरने के बाद उनका स्वागत मैदानों से हुआ जो आंखों की पहुंच से परे तक फैले हुए थे। वहां बहुत कम लोग थे और सड़क पर बस कुछ ही कारवां थे। ये वह सड़क थी जिस पर राज्यों का कोई नियंत्रण नहीं था और यह बस एक अनियंत्रित अस्त व्यस्त जमीन का टुकड़ा था। इन इलाकों में लुटेरे और डाकू घूमते रहते थे, इसलिए कारवां आमतौर पर दूसरों के साथ मिलकर समूह बनाते थे और अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत भाड़े के सैनिकों को रखते थे। जमीन का ये हिस्सा भी बहुत बड़ा था। एक दिन की यात्रा में वे वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1/4 रास्ता ही तय कर पाते। अगर उन्हें नीलवायु साम्राज्य तक पहुंचना था तो उन्हें सीमावर्ती किले तक पहुंचने के लिए एक पर्वत श्रृंखला से भी गुजरना पड़ता। जिस रफ्तार से कारवां चल रहे थे, अगर उन्हें किले तक पहुंचना था तो उन्हें कम से कम 10 दिन लगेंगे। अगर सड़क समतल भी होती तो भी वे इससे ज्यादा तेज नहीं जा पाते, क्योंकि कारवां माल से लदे बड़े बड़े ट्रकों से लदे होते थे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, कारवां रात के लिए रुकने के लिए रुक गया। भाड़े के सैनिकों ने कारवां के चारों ओर डेरा डाल दिया, जबकि कारवां चालक घोड़ों के खाने के लिए चारा उतार रहे थे। जैसे ही कुछ भाड़े के सैनिक किसी जादुई जानवर का मांस या पहले से बना हुआ खाना भूनने के लिए बैठे, शिविरों से धुएं का एक गुबार उठने लगा। हालांकि सभी एक साथ नहीं बैठे, कुछ भाड़े के सैनिक किनारे खड़े होकर अपना अपना खाना खाने लगे। जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट से एक तंबू निकाला और उसे लगाने के लिए एक सूखी और समतल जमीन ढूंढी। चूंकि वह किसी भाड़े के सैनिक समूह का हिस्सा नहीं था, इसलिए वह भाड़े के सैनिकों के लिए उपलब्ध कराए गए भोजन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जियान चेन को कारवां की किसी भी मदद के बिना अपने इस्तेमाल की हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी। जैसे ही जियान चेन ने अपना तंबू लगाना समाप्त किया, म्यूयू अचानक जियान चेन के पास गया और बोला, जियान चेन, लगता है तुम इस कारवां में आधे रास्ते से ही शामिल हुए हो। तुम कहाँ जाने वाले हो? जियान चेन ने सिर हिलाकर कहा, मैं नीली हवा के राज्य में जाना चाहता हूँ। आपका क्या विचार है भाई म्यूयून? म्यूयून हंसा और बोला, मैं पिंजरे वाले राज्य में जाना चाहता हूँ, जिसका मतलब है कि मुझे नीली हवा वाले राज्य से होकर गुजरना होगा। जैसे ही उसने कहा, उसका हाथ उसके स्पेस बेल्ट से एक तंबू भी बाहर निकला और उसने उसे जियान चेन के तंबू से ज्यादा दूर नहीं लगाना शुरू कर दिया। अध्याय 72, असीमित डाकू। शाम होते ही जियान चेन ने अपना राशन खत्म किया और अपने तंबू में चला गया। हाथ में प्रथम श्रेणी का राक्षस कोर लेकर उसने साधना शुरू कर दी। अब जब वह तियान युआन महाद्वीप की यात्रा कर रहा था तो हर तरफ खतरे छिपे होंगे। इसका मतलब था कि सुरक्षित रहने के लिए उसे मजबूत होना जरूरी था। इसलिए जियान चेन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक पल भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। इतना ही नहीं, वह जानता था कि अगर वह और मजबूत हो गया तो वह गेसुन साम्राज्य लौट सकेगा और हुआयून संप्रदाय के डर के बिना अपने परिवार के साथ फिर से मिल सकेगा। वरना अगर उसने वहां अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की तो संप्रदाय उसे दुनिया के कोने कोने तक खदेड़ देगा। फिलहाल बाहर का माहौल अपेक्षाकृत शांत था। शिविर के आसपास गश्त लगा रहे कुछ भाड़े के सैनिकों के कदमों की छिटपुट आवाज ही सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे देर होती गई, समय चुपचाप बीतता गया। उस समय अपने तंबुओं में सभी भाड़े के सैनिक गहरी नींद में सो रहे थे और गश्त लगा रहे भाड़े के सैनिक इतनी नींद में थे कि उनका ध्यान भंग हो रहा था। तभी एक काला ब्लेड चमका। रात के अंधेरे में वह चुपचाप गश्त लगा रहे एक भाड़े के सिपाही की गर्दन पर वार कर गया। ये काली चमक साफ तौर पर किसी हत्यारे की ताकत का नतीजा थी और एक बेआवाज गड़गड़ाहट के साथ भाड़े का सिपाही जमीन पर गिरकर मर गया। अंधेरी चमक हवा में चुपचाप और तेजी से घूम रही थी। किसी को भी इस ब्लेड के आने का आभास नहीं हुआ। चूंकि कैंप ग्राउंड चौड़े थे और निशाना एक अकेला भाड़े का सिपाही था जो किसी सुनसान जगह पर खड़ा था, इसलिए जमीन पर गिरने से पहले उसकी मौत का अंदाजा किसी को नहीं हो सकता था। जैसे ही पहला भाड़े का सैनिक जमीन पर गिरा, शिविर की ओर अनगिनत काली चमकें उड़ी और शिविर से थोड़ी दूर गश्त कर रहे सभी भाड़े के सैनिकों को मार डाला। जियान चेन कैंपसाइट से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए जब भाड़े के सैनिक जमीन पर गिरे तो उनमें से एक जियान चेन से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर गिरा।
पैर पर पैर रखे जियान चेन के कान उस आवाज़ से कांप उठे और उसकी आंखें अचानक खुल गईं। इधर उधर देखते हुए जियान चेन ने आगे झुककर तंबू का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला ताकि देख सके कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे ही जियान चेन ने बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए अपने तंबू का दरवाज़ा खोला, तभी एक और तेज़ रोशनी दिखाई दी जो गश्त लगा रहे एक भाड़े के सिपाही के शरीर में घुस गई। बाकियों की तरह यह आदमी भी बिना किसी आवाज़ के ज़मीन पर गिर पड़ा। ये नज़ारा देखकर जियान चेन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे साफ पता था कि कारवां पर हमला हो रहा है, लेकिन अपने पिछले अनुभव के कारण वह घबराया नहीं। अपने तंबू से जोर से दहाड़ते हुए वह चिल्लाया, सब लोग सावधान रहें, हम पर हमला हो रहा है। जियान चेन ने इतनी जोर से दहाड़ मारी कि पूरे शिविर में उसकी आवाज़ गूंज उठी। उसकी चेतावनी से पहले शांत शिविर में अचानक शोर मच गया और अनगिनत भाड़े के सैनिक अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। देखते ही देखते सैकड़ों भाड़े के सैनिक शोर मचाते हुए पहले शांत शिविर में आ गए। जियान चेन के शब्द तियान युआन महाद्वीप में यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए समान थे। जो लोग अपने हथियारों से जीते थे वे ध्वनि के प्रति बेहद संवेदनशील थे, इसलिए जब उन्होंने जियान चेन की आवाज़ सुनी तो वे तुरंत अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। हालांकि जब सभी अपने तंबुओं से भागे तो उन्होंने अपने चारों ओर देखा और केवल अपने ही भाड़े के सैनिक देखे। दुश्मन का कोई निशान नहीं था। एक दुश्मन कहाँ है? वो कौन था जो चिल्ला रहा था? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। दुश्मन कहाँ है? वह मादरचोद कौन है जो भेड़िया चिल्ला रहा था? कई भाड़े के सैनिक गुस्से से चिल्लाने लगे। अगर उन्हें भेड़िया चिल्लाने वाला मिल गया तो उसे आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा नहीं, कैप्टन लैंग तियान, संतरी डू मुलान मर गया है। जैसे ही बहुत से भाड़े के सैनिक जोर जोर से गालियां दे रहे थे तभी एक और चीख दूसरों पर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे कईयों ने अपना सिर घुमा लिया। ये सुनकर सभी भाड़े के सैनिक सन्नाटे में उस चीख की ओर मुड़ गए। उसी समय प्रकाश की 3 और चमकें समूह की ओर आती हुई दिखाई दी और सीधे 3 भाड़े के सैनिकों की छाती से टकरा गईं। जिन 3 भाड़े के सैनिकों को चोट लगी उन्हें चीखने का भी मौका नहीं मिला और वे जमीन पर गिर पड़े। लेकिन उनके जमीन पर गिरने से पहले ही रोशनी की 3 और लकीरें निकली और 3 अन्य भाड़े के सैनिकों की जान ले ली। काली रोशनी की लकीरें लगातार भाड़े के सैनिकों की ओर बढ़ती जा रही थीं। रात के अंधेरे में लोगों के लिए यह समझना मुश्किल था कि वे लकीरें कहाँ से आ रही हैं या किसकी ओर लक्षित हैं। प्रकाश की तीव्र गति के कारण किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही 1 दर्जन भाड़े के सैनिक हमले का शिकार हो चुके थे। इसी समय एक भाड़े के सैनिक ने भय से चीखते हुए कहा, सावधान रहो, दुश्मन हमला कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, प्रकाश की एक लकीर उसकी ओर बढ़ी और उसे मार डाला। सब लोग इधर उधर भागो और छुप जाओ, एक और भाड़े के सैनिक ने चिल्लाकर कहा। वह एक लंबा चौड़ा अधेड़ आदमी था जिसके चेहरे पर एक निशान था। जैसे ही वह हमले की दिशा में दौड़ा उसके हाथों में 2 लाल हथौड़े प्रकट हो गए। कैप्टन लैंग तियान, सावधान रहें। उस व्यक्ति को दुश्मन की दिशा में बढ़ता देख कई भाड़े के सैनिक चिंता से चिल्ला उठे। जैसे ही वह व्यक्ति आगे बढ़ा कुछ दर्जन शक्तिशाली भाड़े के सैनिकों ने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया तथा हमले के स्रोत की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन प्रकाश की किरणें बाहर निकलती रहीं। इस बार उन्होंने लक्ष्य बदल दिया और उन भाड़े के सैनिकों पर प्रहार करना शुरू कर दिया जो उनकी ओर आने लगे थे। हालांकि यह पूरी जानकारी के बिना जल्दबाजी में किया गया हमला था, फिर भी ये दर्जन भर भाड़े के सैनिक कमजोर नहीं थे। अभी भी हमला कर रहे कैप्टन लैंग तियान ने अपने 2 लाल हथौड़ों से हमला किया और अपने आसपास के इलाके को किसी लालटेन की तरह रोशन कर दिया। जैसे ही उसने अपनी ओर आती 2 प्रकाश की चमक देखी, लैंग तियान ने उपहास किया और अपने हथौड़ों को बाहर निकालकर उन्हें अपने से दूर फेंक दिया। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे पर प्रहार किया, लैंग तियान के हथौड़ों ने प्रकाश की किरणों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। चुपचाप प्रकाश गायब हो गया। हालांकि वे किसी और की जान लेने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, लेकिन वे वास्तविक हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लैंग तियान के पीछे के भाड़े के सैनिक भी कमजोर नहीं थे और बिना किसी डर के उनके संत हथियार उन काली रोशनियों को बनाने और नष्ट करने लगे जो उन पर लक्षित थीं। तभी एक और स्थिति उत्पन्न हो गई। एक कान फाड़ देने वाली सीटी ने सन्नाटा तोड़ा। जैसे ही भाड़े के सैनिकों ने आवाज़ की ओर अपना मुंह घुमाया, उन्हें बस तीरों का एक बड़ा समूह दिखाई दिया जो टिड्डियों के झुंड की तरह उनकी ओर उड़ रहा था। तीरों की संख्या देखकर कुछ दर्जन सैनिकों ने तुरंत अपना आक्रमण रोक दिया और छिप गए। डिंग 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 डिंग, तीर तुरंत उनके संग शस्त्रों पर गिरे जिससे शोरगुल मच गया। लैंग तियान और कुछ अन्य भाड़े के सैनिकों ने उनके आक्रमण को रोकने की जहमत नहीं उठाई। तीरों की बौछार का सामना करते हुए कई भाड़े के सैनिक केवल जोर से गुर्राए और अपनी संग शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरह से घेर लिया। हालांकि यह परत बहुत पतली थी, लेकिन इसकी रक्षात्मक शक्ति बेहद मजबूत थी। ये तीर जमीन पर गिरते ही झटक दिए गए क्योंकि वे सुरक्षात्मक परत को भेदने में पूरी तरह असमर्थ थे। साथी भाइयों, आओ मार डालें। जैसे ही भाड़े के सैनिक दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने वाले थे, रात के अंधेरे से एक स्पष्ट आवाज आई। इस चीख ने आसमान को हिला दिया और उसके साथ एक धुंधली काली परछाई भाड़े के सैनिकों की ओर तेजी से बढ़ती हुई आई। डाकू बाहर आ गए हैं, अपने तीर तैयार करो। भाड़े के सैनिकों के शिविर में एक भाड़े के सैनिक ने चिल्लाकर उन्हें चेतावनी दी क्योंकि उनमें से कई ने अपने धनुषों पर तीर चढ़ाना शुरू कर दिया था। उन्होंने धुंधलेपन पर निशाना साधते हुए सही दूरी तक इंतजार किया और फिर गोली चला दी। जियान चेन युद्ध के मैदान के बाहरी इलाके में खड़ा था। उसकी आंखें आती हुई परछाइयों को देखते हुए सख्त हो रही थीं। हालांकि वे अभी भी शिविर स्थल से अपेक्षाकृत दूर थे और रात होने के कारण दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी। जियान चेन कुछ 100 परछाइयां गिन सकता था। ये संख्या भाड़े के सैनिकों की अपनी संख्या से कम नहीं थी। इसके अलावा हाल ही में हुए तीरों के हमले में कुछ भाड़े के सैनिक मारे गए थे, जिससे उनकी संख्या और कम हो गई थी। गोली चलाओ। इस समय तक डाकू पहले ही फायरिंग रेंज में प्रवेश कर चुके थे। एक व्यक्ति के आदेश पर भाड़े के सैनिकों ने 100 तीर हवा में छोड़े और कान फाड़ देने वाली सीटी बजाते हुए डाकुओं की ओर उड़ गए।
डाकुओं में कुछ तो ताकतवर थे, लेकिन उनमें से अधिकांश काफी कमजोर थे और इसलिए उनमें से कुछ दर्जन तीरों की बौछार का शिकार हो गए। डाकुओं के पीछे से प्रकाश की 3 और लकीरें चुपचाप निकलीं और 3 भाड़े के तीरंदाजों की जान ले ली। प्रकाश की उन तीनों लकीरों ने जमीन पर गिरते समय उनमें उंगली के आकार के छोटे छोटे छेद कर दिए। प्रकाश की लकीरों की आवृत्ति अधिक थी और वे हमेशा 3-3 के समूह में आती थीं। थोड़ी ही देर में कुल 9 तीरंदाज मारे गए। भाड़े के सैनिकों के शवों पर घाव देखकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पुकार कर कहा, सब लोग सावधान रहें, डाकुओं के बीच एक दुष्ट आत्मा वाला संत मौजूद है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, प्रकाश की 3 और किरणें उस व्यक्ति की ओर उड़ती हुई आई जिसने अभी अभी बात की थी। अधेड़ उम्र का वह आदमी किसी भी तरह कमजोर नहीं था। जैसे ही उसके दाहिने हाथ में एक चमकदार कुल्हाड़ी दिखाई दी जिससे उसने काली रोशनी की लकीरों को काट डाला, उसका चेहरा सख्त हो गया। धमाका! काली रोशनी की लकीर अधेड़ उम्र के आदमी की कुल्हाड़ी से टकराई जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और फिर वे गायब हो गए। चेहरे पर सख्ती छाते ही वह आदमी थोड़ा कांप उठा। धिक्कार है, दुश्मनों के पास 3 ऐसे संत हैं जो काले गुणों से युक्त हैं और तीरंदाजी में माहिर हैं। इस इलाके में सिर्फ असीम डाकुओं के पास ही इस तरह की शक्ति है। वाइस कैप्टन लियू, आप क्या कह रहे हैं? क्या ये बाउंडलेस बैंडिट्स हो सकते हैं? हे भगवान, ये हैं असीम डाकू। ये सोचकर कि हम असीम डाकुओं से टकरा गए, कितनी बड़ी आपदा है। अध्याय 73, असीम डाकू 2। असीम डाकुओं का नाम सुनते ही हर भाड़े के सैनिक का चेहरा उतर गया। असीम डाकू! जियान चेन की भौहें सिकुड़ गईं। वह इस डाकू समूह से ज्यादा परिचित नहीं था। जब उसने चांगयांग हवेली और कारगात लाइब्रेरी दोनों में किताबें पढ़ी थीं, तो असीम डाकुओं के बारे में उसे बस इतना ही पता चला था कि वे एक बहुत ही शक्तिशाली डाकू समूह थे जो 200 सालों से अस्तित्व में थे। असीम डाकू शुरू से ही एक मजबूत समूह थे। वे कई राज्यों की सीमाओं पर घूमते थे और किसी भी कारवां के लिए सबसे बुरा सपना थे। असीम डाकू निर्दयी थे और जब भी वे व्यापारियों को लूटते थे तो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते थे। असीम डाकुओं के कारण अनगिनत भाड़े के सैनिक मारे गए और असीम डाकुओं ने कभी कभी कई गांवों और यहां तक कि कुछ छोटे शहरों पर भी हमला किया था। अतीत में उन्होंने 2 श्रेणी 3 शहरों को लूटा था और 1 श्रेणी 2 शहर को उनसे भारी नुकसान हुआ था। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक नरसंहार के साथ उनका आतंक और भी बढ़ गया और व्यापारियों को दूर दराज के स्थानों की यात्रा करने में डर लगने लगा। इसके परिणामस्वरूप कुछ प्रमुख राज्यों को भारी नुकसान हुआ। उस समय 4 महान साम्राज्यों, गेसुन साम्राज्य, नीला चांद साम्राज्य, नीला पवन साम्राज्य और वार साम्राज्य ने अंततः असीम डाकुओं के मुख्य ठिकाने का पता लगा लिया था और उन्हें नष्ट करने के लिए अपने सैनिक भेजे थे। दुर्भाग्य से असीम डाकुओं की शक्ति अनुमान से कहीं अधिक थी और हालांकि अंततः 4 महान साम्राज्यों को सफलता मिली, लेकिन उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी। कुछ असफल प्रयासों के बाद चारों महान साम्राज्यों ने अपने सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को अपने मुख्य अड्डे असीम पर्वत पर असीम डाकुओं से लड़ने के लिए भेजा। वे चारों विशेषज्ञ असीम पर्वत पर पहुंचे और इतनी जोरदार लड़ाई लड़ी कि पूरा पर्वत हिल गया और फट गया। युद्ध के धमाके 1 दिन और 1 रात तक चले, फिर धीरे धीरे थम गए। युद्ध के दौरान पर्वत की 6 चोटियां धंस गईं। जब 4 महान साम्राज्यों के विशेषज्ञ लौटे तो उनके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और जल्दी से चले गए। कुछ ही देर बाद असीम डाकुओं के सफाई के मिशन के कमांडर को राजा की ओर से तुरंत आदेश मिला कि सभी सैनिक असीम पर्वत से पीछे हट जाएं। हालांकि किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था कि 4 महान राज्यों के विशेषज्ञों ने पहाड़ के अंदर क्या किया था, फिर भी बिना बुद्धि वाले लोग भी अनुमान लगा सकते थे कि क्या हुआ था। ये परिणाम कुछ ऐसा था जिसे भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों ने स्वीकार करना मुश्किल समझा और परिणामस्वरूप असीम डाकू की प्रतिष्ठा आसमान छूने लगी। कुछ भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों के लिए असीम डाकू एक पौराणिक पात्र बन गए थे जिनसे पड़ोसी राज्यों के कई राज्य भयभीत थे। हालांकि एक अच्छी बात यह भी थी, असीम पर्वत पर विशेषज्ञों द्वारा उनसे युद्ध करने के बाद असीम डाकुओं की गतिविधियां काफी कम हो गईं। हालांकि हर साल कई व्यापारी और भाड़े के सैनिक अब भी उनके हाथों मारे जाते थे, लेकिन अब ये पहले जितनी बार नहीं होता था। ये हर 2 महीने में एक बार ही होता था और उनके तरीके पहले जैसे हिंसक नहीं थे। इससे व्यापारियों को कई मौके मिलते थे। बस एक ही कमी थी कि वे असीम डाकुओं के हमले के समय का अनुमान नहीं लगा सकते थे। इसलिए अगर कुछ कारवां डाकुओं से बचने के लिए निश्चित समय पर यात्रा करना भी चाहते थे तो यह एक असंभव काम था। मादरचोद, ये असीम डाकू कुछ भी नहीं है, ये उन्हें घास की तरह काट डालेगा। एक भाड़े का सिपाही घृणा से चिल्लाया और आंखों में डर का एक निशान छोड़े बिना असीम डाकुओं की ओर बढ़ा। उसके अलावा बाकी सभी भाड़े के सैनिकों ने भी आने वाले असीम डाकुओं को बेहद नफरत भरी नजरों से देखा था। असीम डाकुओं ने कई भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों को मार डाला था और यहाँ तक कि उनके कुछ परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की भी इन डाकुओं ने हत्या कर दी थी। इसलिए उनके दिलों में भाड़े के सैनिकों के शुरुआती डर पर उनकी गहरी नफरत हावी हो गई थी। वे यात्री जो भाड़े के सैनिकों के रूप में जीवित रहने के लिए अपनी शक्तियों पर निर्भर थे, उनकी हत्यारी प्रकृति ने उनकी सामान्य रूप से ईमानदार नैतिकता को पीछे छोड़ दिया और उन्हें ऐसे व्यक्ति में बदल दिया जो किसी चीज से नहीं डरते थे, यहाँ तक कि मृत्यु से भी नहीं। 10 साल पहले मेरे अपने पिता को असीम डाकुओं ने मार डाला था। आज मैं अपने पिता का बदला लूंगा। एक 20 साल का भाड़े का सिपाही खून से लाल आंखों से आते हुए डाकुओं को घूर रहा था। नफरत के साथ साथ दुख और क्रोध ने उसे जकड़ लिया था। लगभग तारानकन साल की उम्र का एक और बुजुर्ग आदमी उन्हें बेरहमी से मार डालने की नीयत से देखता हुआ दांतों तले उंगली दबाते हुए बोला, असीमित डाकुओं ने 5 साल पहले मेरे भाई को मार डाला था। अगर मैं आज अपनी जान भी दे दूं तो भी मैं अपने भाई के बदले में अंतिम संस्कार की चटाई के तौर पर उनमें से कम एक की जान लूंगा। प्रकाश की काली धारियां बिना रुके उन पर गिरती रहीं। अब भी कुछ भाड़े के तीरंदाज उस अजीब सी रोशनी की किरण का शिकार हो रहे थे। कुछ भाड़े के तीरंदाज छिपने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी तीरंदाज लगातार आगे बढ़ रहे डाकुओं पर बरस रहे थे। जैसे जैसे डाकू करीब आते गए, कई भाड़े के सैनिक और भी ज्यादा उन्मत्त होते गए।
उन पर टूट पड़ते डाकुओं की संख्या ने भाड़े के सैनिकों पर गहरा असर डाला और कई सैनिक डरकर पीछे हट गए। उनकी विद्रोही भावना खत्म हो गई थी, क्योंकि हर कोई जवाबी कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। भाड़े के सैनिकों में कुछ लोग ज्यादा कायर थे। भाड़े के सैनिकों को धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण खोते देख एक अधेड़ उम्र का आदमी चिंतित हो गया और चिल्लाया, घबराओ मत। ये तो असीम डाकुओं का एक छोटा सा हिस्सा है, ये हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम इन्हें हरा सकते हैं, वरना हम सब एक साथ मर जाएंगे। भाइयों, अपनी जान बचाने के लिए हमें एक साथ आना होगा। उस अधेड़ उम्र के आदमी की बात सुनकर सबसे काया भाड़े के सैनिकों के दिलों में भी थोड़ी हिम्मत लौट आई थी। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें लड़ना ही होगा। जिंदा रहने की उनकी प्रबल इच्छा ने उन्हें अपना कायरतापूर्ण स्वभाव त्यागने पर मजबूर कर दिया और अब वे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। भाड़े के सैनिक डाकुओं पर गोलियां चलाते हुए प्रकाश की काली किरणों से बचने के कोई भी संभावित तरीके सोचने लगे। लगभग 100 डाकुओं के मारे जाने के बाद असीम डाकू आखिरकार भाड़े के सैनिकों के सामने पहुंच गए। इस समय तक प्रत्येक भाड़े का सैनिक अपना आखिरी तीर छोड़ चुका था, इसलिए उन्होंने अपने धनुष नीचे कर दिए और असीम डाकुओं से करीबी मुकाबले के लिए अपने पवित्र अस्त्रों को बुला लिया। आह आह, दोनों पक्ष दहाड़ने लगे। उनके हथियार आपस में टकराते ही उनकी चीखें आसमान तक गूंज उठीं। लेकिन भाड़े के सैनिक अभी भी डाकुओं के पीछे नहीं देख पा रहे थे और काली रोशनी की धारियां अभी भी बिना किसी चूक के प्रत्येक भाड़े के सैनिक पर सटीक प्रहार करने में सक्षम थीं। कुछ ही क्षणों में 1 दर्जन भाड़े के सैनिक गिर गए। कप्तान को डाकू विशेषज्ञों ने रोक रखा है। चार्ल्स, गेसेनेर और मेल, तुम तीनों मेरे पीछे आओ। हम तीरंदाजों के छिपने के ठिकाने जरूर ढूंढ लेंगे। उस अफरा तफरी में एक बख्तरबंद भाड़े का सिपाही चिल्लाया। ये कहते ही वह एक डाकू के शरीर के ऊपर से छलांग लगाकर काली धारियों के स्रोत की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही बख्तरबंद भाड़े का सैनिक हमला करने लगा, ऊपर बताए गए 3 अन्य भाड़े के सैनिक भी उसके पीछे कूद पड़े। डाकुओं के सिरों का इस्तेमाल करके काली रोशनी की लकीरों को रोकते हुए वे आगे बढ़ते रहे। 4 भाड़े के सैनिक गिरे हुए डाकुओं के ऊपर से कूद पड़े। खड़े बाकी डाकुओं के पास उनका सामना करने का कोई मौका नहीं था। हालांकि असीम डाकू कुल मिलाकर इतने शक्तिशाली थे कि वे राज्यों से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन ये छोटा सा हिस्सा पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा उनके कुलीन सदस्यों को शुरुआती हमले के दौरान ही कुछ विशेषज्ञों ने रोक दिया था, इसलिए 4 भाड़े के सैनिकों को रोकने के लिए कोई भी शक्तिशाली डाकू नहीं बचा था। प्रकाश की 3 और लकीरें चारों भाड़े के सैनिकों की ओर तेजी से बढ़ीं। स्पष्ट रूप से छिपे हुए अंधकार में गुणों वाले तीरंदाजों ने भाड़े के सैनिकों के इरादों को भाड़े पर ले लिया था। पहली 3 लकीरों के दागे जाने के तुरंत बाद 3 और काली लकीरें सीधे उनके पीछे आती हुई दिखाई दी, जिससे कुल मिलाकर 6 लकीरें हो गईं जो चुपचाप चारों भाड़े के सैनिकों की ओर बढ़ रही थीं। चारों भाड़े के सैनिक कमजोर नहीं थे, बल्कि गश्त पर तैनात भाड़े के सैनिकों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उनमें से हर एक ने अपने पवित्र हथियार बुलाए और उनसे प्रकाश की किरणों पर टूट पड़ा। जब दोनों टकराए तो काली रोशनियां तुरंत गायब हो गईं। भाड़े के सैनिकों की चाल जरा भी नहीं रुकी और वे डाकू तीरंदाजों की ओर बढ़ते रहे। चारों जानते थे कि अगर उन्होंने तीरंदाजों के साथ समस्याएं नहीं सुलझाईं तो उनके भाड़े के सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि तीनों भाड़े के सैनिकों के समूहों में सैकड़ों लोग थे, फिर भी भाड़े की दुनिया में उनकी ताकत कमतर थी। भाड़े के सैनिक आमतौर पर संत स्तर के होते थे, महान संत होने वाले बहुत कम थे। इस समूह में केवल कुछ ही महान संत गुरु थे, 3 भाड़े के कप्तान और उप कप्तान। हालांकि वे चारों उस समय डाकू पक्ष के विशेषज्ञों से युद्ध में व्यस्त थे और उनके पास धनुर्धारियों को ढूंढने का समय नहीं था। जैसे ही चारों भाड़े के सैनिक नजरों से ओझल हुए, काली रोशनी की धारियां भी बंद हो गईं। चाहे उन्होंने तीरंदाजों का ध्यान रखा हो या नहीं, कम से कम भाड़े के सैनिकों के लिए कुछ कीमती समय तो जरूर मिल गया। आखिरकार प्रकाश की काली धारियां भाड़े के सैनिकों के लिए हानिकारक थीं, क्योंकि रात के अंधेरे में उन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता था। उनकी गति भी बहुत तेज थी, इसलिए कमजोर भाड़े के सैनिकों के लिए रोशनी देखना मुश्किल था। छिपे हुए खतरे के टल जाने के बाद भाड़े के सैनिकों को अब किसी भी लंबी दूरी के हमले से खुद को बचाने की जरूरत नहीं थी। अब वे अपनी पूरी ताकत से डाकुओं से लड़ सकते थे और उन्हें धूल चटा सकते थे। इस समय तक हर एक भाड़े के सैनिक ने असीम डाकुओं के प्रति अपने मन से सारा डर निकाल दिया था। जीवित रहने के लिए वे सभी डाकुओं को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, बस जीत की उम्मीद में। युद्ध कानों को बहरा कर देने वाले स्तर पर पहुंच गया, जहां संघ शस्त्र आपस में टकरा रहे थे और युद्ध क्षेत्र में हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, दोनों पक्षों के दर्जनों लोग एक दूसरे के शिकार बन गए। जियान चेन भी युद्ध में उतरा था, हालांकि वह केवल अपनी संघ शक्ति का उपयोग कर रहा था। हालांकि उसकी दुर्जय युद्ध शक्ति किसी को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। वे केवल जियान चेन को हर दिशा से आ रहे हमलों से बचने के लिए अपने गहन कदमों का उपयोग करते हुए देख सकते थे। उसके हाथ में केवल एक चांदी की तलवार थी जो 1.3 मीटर लंबी और 2 अंगुल चौड़ी थी। यह उसके हाथ में लगातार बिजली की गति से चमक रही थी। उसके वार इतने तेज थे कि उसके हिलने पर केवल चांदी की रोशनी की एक पतली पट्टी ही टिमटिमाती थी। नंगी आंखों से तलवार के भौतिक रूप की झलक पाना संभव नहीं था। जियान चेन की तलवार न केवल तेज थी, बल्कि ऐसी थी जिसका कोई बचाव नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसकी तलवारबाजी बेहद सटीक थी। हर बार जब उसकी तलवार बाहर की ओर निकलती तो वह दुश्मन के गले में सटीक वार करके उसे एक ही वार में मार डालता था। जियान चेन की बिजली की तरह तेज तलवार से बच निकलने वाले उसके बराबर ताकतवर लोग बहुत कम थे। अध्याय 74 भयंकर युद्ध। जियान चेन अकेले ही अपने दुश्मनों से लड़ने में सक्षम था। उसके चारों ओर का युद्ध क्षेत्र भयानक चीखों से भरा हुआ था और हर जगह खून बिखरा हुआ था। जियान चेन के लिए यह एक आम दृश्य था, इसलिए इसे उसे जरा भी विचलित नहीं हुआ। जियान चेन लगातार अपनी तलवार से वार करता रहा। हर हमले के बाद एक और असीम डाकू ढेर हो जाता।
उसकी बिजली जैसी तेज गति के आगे बराबर ताकत वाले दुश्मन भी जियान चेन के हमले का 3 वार से ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाते थे और उनमें से कई तो गले पर एक ही वार से तुरंत मारे जाते थे। ताकत के मामले में जियान चेन डाकुओं की तुलना में कमतर था। हालांकि डाकुओं को मारने में जियान चेन की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। कुछ ही मिनटों में उसने कई दर्जन से ज़्यादा डाकुओं को मार गिराया था और अपनी हल्की पवन तलवार को खून से भिगो दिया था। दूसरी ओर जियान चेन के कपड़े अभी भी शुद्ध सूती, सफ़ेद और भूरे रंग के थे, क्योंकि उन पर खून का एक भी छींटा नहीं पड़ा था। अनजाने में ही जियान चेन डाकुओं के मुख्य केंद्र में घुस गया था। अनगिनत डाकुओं ने उसे चारों ओर से 20 मीटर के दायरे में घेर लिया था और आसपास कोई साथी भाड़े का सैनिक नजर नहीं आ रहा था। सबसे नज़दीक मौजूद कुछ सैनिक डाकुओं के अग्रिम दस्ते के बाहरी किनारों पर 3 से 5 के छोटे छोटे समूहों में लड़ रहे थे। मार डालो! 3 असीम डाकुओं ने रक्त पिपासा के साथ चिल्लाते हुए जियान चेन पर हमला कर दिया। अपने पवित्र हथियारों को उठाकर उन्होंने जियान चेन को 2 टुकड़ों में काटने की उम्मीद में वार किया। जियान चेन तुरंत एक तेज रफ्तार दानव की तरह आगे बढ़ा और एक डाकू की ओर बढ़ा। उसकी हल्की पवन तलवार खूनी लाल रंग में चमक उठी और डाकू के गले की ओर बढ़ी। जियान चेन तलवार चलाने में माहिर था। उसने जब भी वार किया, तेजी से किया, डाकू को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। उसने बस खूनी लिपटों को अपनी गर्दन की ओर आते देखा और फिर जो उसने देखा वो ये कि उसकी सांस रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ ने उसका गला दबा रखा हो, इसलिए वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। और अचानक उसकी गर्दन से खून की एक धार बहने लगी और डाकू बिना कोई आवाज़ किए ज़मीन पर गिर पड़ा। अपने अंतिम क्षणों में भी डाकू को अपनी मृत्यु का एहसास नहीं हुआ। शायद उसे ये भी पता नहीं चला कि जियान चेन की तलवार से उसका गला छलनी हो गया था। जियान चेन की तलवारबाजी इतनी तेज थी कि डाकू को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। इसके अलावा तलवार इतनी पतली थी कि उसे वार का दर्द भी महसूस नहीं हुआ। हल्की पवन तलवार से डाकू का गला छलनी होने के बाद भी जियान चेन ने हिलना बंद नहीं किया। बाकी 2 डाकू पहले ही उसके करीब पहुंच चुके थे और उस पर वार करने के लिए अपने हथियार तैयार कर रहे थे। हथियार तैयार कर रहे 2 डाकुओं का सामना करते हुए जियान चेन जरा भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। शांत चेहरे के साथ उसने अपनी तलवार पकड़ी और तेज गति से उन दोनों डाकुओं की ओर बढ़ने के लिए गहन कदम उठाए। उसी समय उसके हाथ में पकड़ी रक्तलाल तलवार ने वार किया और दोनों डाकुओं में से एक के गले में वार कर दिया। हल्की पवन तलवार को कोई प्रतिरोध नहीं मिला, क्योंकि छुरा घोंपा गया डाकू ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तलवार उसके गले में गहराई तक घुस गई और एक तेज गति से जियान चेन ने उसे बाहर निकाला और तीसरे डाकू पर भी वार कर दिया। जियान चेन का हर वार इतना तेज था कि नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। कोई भी उसके वार से बच नहीं सकता था और इसलिए तीसरा डाकू भी अपने गले पर लगे वार से बच नहीं पाता। जियान चेन के लिए लोगों को मारना सांस लेने जितना ही आम था। लोगों की जान बचते देखना कोई अनोखी बात नहीं थी और वह डाकू की जान लेने से कभी नहीं हिचकिचाता था। और इसलिए हल्की पवन तलवार डाकुओं की ओर उड़ती रही। इस भीषण युद्ध में कोई भी सुरक्षित नहीं था। यहाँ तक कि जो कारवां चालक संत नहीं थे, वे भी कुछ भाड़े के सैनिकों के साथ मिलकर डाकुओं से लोहा ले रहे थे। युद्ध में दोनों पक्षों की संख्या तेजी से कम हो रही थी। डाकुओं और भाड़े के सैनिकों दोनों को भारी नुकसान हुआ। जियान चेन के अलावा, जो अभी भी खून से पूरी तरह साफ था, बाकी सभी लोग खून से लथपथ थे। कुछ तो सिर से पांव तक खून और जख्मों से लथपथ थे। हालांकि डाकुओं की संख्या भाड़े के सैनिकों से ज्यादा थी, फिर भी उनकी ताकत और टीमवर्क में अनुशासन की कमी थी, भाड़े के सैनिकों की तुलना में, जिन्होंने अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताया था। इसलिए जब दोनों लड़े तो संख्या में ज्यादा होने के बावजूद डाकू भाड़े के सैनिकों के बराबर लड़ रहे थे। जियान चेन लगातार आगे पीछे घूमता रहा और चारों ओर से हो रहे हमलों से बचता रहा। साथ ही अपने खून से लथपथ लाइट विंड स्वॉर्ड से हर डाकू के दिल और गले पर वार करता रहा। उसका लगभग हर वार जानलेवा था और जिन लोगों को इन दोनों जगहों पर चोट नहीं लगी, जियान चेन की तलवार ने उन्हें भी इतने गहरे घाव दिए कि हड्डियां दिखने लगीं। उसके आसपास मौजूद किसी भी डाकू के पास जियान चेन का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। उनमें से ज्यादातर तो उसकी तलवार की हरकत भी नहीं देख पा रहे थे। जब भी डाकू अपने हथियारों से वार करते, ठीक सबसे अहम मौके पर जियान चेन वार से बच जाता। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हुआ है, वे सब जमीन पर गिरकर मर जाते। जियान चेन के हाथों मारे गए डाकुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे सभी डाकू जियान चेन की ताकत को पहचानने लगे और उससे दूरी बनाने लगे। आखिरकार ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में कोई भी इतनी मूर्खतापूर्ण तरीके से खुद को मरने के लिए तैयार नहीं था। आपकी कृपा में अद्भुत कौशल है, मुझे इसे परखने की अनुमति दीजिए। उसी समय एक गहरी आवाज गूंजी, जिसके बाद सियान रंग की एक प्रकाश किरण तेजी से जियान चेन की ओर बढ़ी। नीले रंग की प्रकाश की लकीर से ऊर्जा का रिसाव महसूस करते ही जियान चेन का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह नवागंतुक बहुत शक्तिशाली है। वास्तव में दुश्मन इतना शक्तिशाली था कि जियान चेन उससे सीधे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, अन्यथा उसे गंभीर चोटें लग सकती थीं। नीले रंग की प्रकाश की लकीर हवा में तेजी से गुजरी। पलक झपकते ही वह जियान चेन तक पहुंच गई। उसी क्षण जियान चेन का चेहरा सख्त हो गया और उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे बचने के लिए एक तरफ छलांग लगा दी। हमला जियान चेन के कंधे से टकराने के बाद जोरदार धमाके की आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा, जिससे एक बड़ा सा छेद हो गया। जियान चेन तुरंत अपने दुश्मन से 15 मीटर पीछे हट गया, फिर रुककर जमीन में बने गड्ढे को देखा और फिर अपना सिर ऊपर उठाया। रात के अंधेरे में जियान चेन उस आकृति को देख सका जिसने उस पर इतनी बेरहमी से हमला किया था। अपने हमलावर को लगभग 30 या 40 वर्ष का पुरुष देखकर जियान चेन को वह बिल्कुल भी हट्टा कट्टा नहीं लगा। उसके सादे कपड़ों के कारण वह बेहद साधारण दिख रहा था। अगर उसने अपना दाहिना हाथ पूरी ऊंचाई तक उठाकर उसमें नीले रंग की तलवार न पकड़ी होती तो वह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर सके। अनुवाद नोट: URL
जब जियान चेन अपने सामने खड़े आदमी को नाप रहा था तो वह आदमी शांति से जियान चेन को घूरते हुए कह रहा था, तुम काफी मजबूत हो, इसलिए तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं ही हूँ। उसने जियान चेन को एकटक देखा। ऐसा लग रहा था मानो इस समय उसकी नज़रों में सिर्फ जियान चेन ही हो। वह आदमी अपने आसपास गूंज रही चीखों और चिल्लाहटों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। जियान चेन की नज़र धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण पर पड़ी। डाकुओं के बीच खड़ा वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से उसकी ऊंची हैसियत को दर्शाता था। हालांकि जियान चेन के आसपास अभी भी बहुत सारे डाकू थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति को जियान चेन से लड़ते देखा, वे सभी अन्य भाड़े के सैनिकों से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। जियान चेन का चेहरा बदल गया जब उसे एहसास हुआ कि इस नई दुनिया में आने के बाद यह उसकी पहली जीवन मरण की लड़ाई होगी। 100 से अधिक लड़ाइयों का अनुभवी होने और तलवारबाजी में खुद को अद्वितीय मानने के बावजूद जियान चेन को जरा भी यकीन नहीं था कि वह इस नए व्यक्ति को घातक प्रहार कर पाएगा। उस व्यक्ति के पिछले हमले के आधार पर उसकी ताकत उससे कहीं अधिक थी और चूंकि उसका गुण वायु था, इसलिए उसकी चाल भी धीमी नहीं होगी। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने जियान चेन को देखा और धीरे धीरे अपनी गुवानदाव तलवार को हवा में ऊपर उठाया। जैसे ही हवा धीरे धीरे उस व्यक्ति के चारों ओर घूमने लगी, गुवानदाव की धार नीले रंग की चमक से घिर गई। उस व्यक्ति की हरकतों पर ध्यान देते हुए जियान चेन ने खुद को तैयार करते हुए अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया। भले ही वह गहन चरणों का प्रयोग करे, उसके दुश्मन की ताकत कहीं अधिक थी और उसकी वायु तत्व से युक्त संत शक्ति, जो उसे गति में माहिर बनाती थी, के कारण वह परिणाम जानने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हाँ, अचानक वह आदमी जोर से चिल्लाया और जियान चेन की ओर जबरदस्त गति से आगे बढ़ा। उस अधेड़ उम्र के आदमी की गति लगभग डरावनी थी और पलक झपकते ही गुवानदाव लगभग अदृश्य हो गया क्योंकि वह जियान चेन की गर्दन पर आ गिरा। जैसे ही गुवानदाव उसके सिर के पास से गुजरा, जियान चेन का सिर एक तरफ झुक गया। जैसे ही ब्लेड नीचे की ओर आया, जियान चेन के सिर से बालों की कुछ लंटें कट गईं। जैसे ही जियान चेन ने अपना सिर एक तरफ झुकाया, उसने अपना शरीर आगे की ओर झुकाया और तुरंत आगे बढ़ गया। तेजी से उस आदमी के करीब पहुंचते हुए उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड खूनी लाल रंग से चमक उठी और बिजली की तरह उस आदमी के दिल की ओर वार किया। अधिक शक्तिशाली पुरुष के विरुद्ध जियान चेन बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। जियान चेन की गति इतनी तीव्र थी कि वह उसकी वर्तमान शारीरिक सीमा थी। पलक झपकते ही लाइट विंड स्वॉर्ड उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पेट में जा लगी। तलवार की नोक तुरंत स्वॉर्ड ची से लिपट गई और उसके शरीर को भेद गई। तलवार की नोक को अपने शरीर में घुसते देख अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर अचानक सदमे का भाव आ गया। हालांकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत ही प्रतिक्रिया दी और उसके भीतर का शक्तिशाली संतबल समाप्त हो गया। किसी भी हथियार का अंतिम रूप जो निकट दूरी से भी भयंकर आक्रमण और बचाव करने में सक्षम हो, महत्वपूर्ण था। हालांकि उसके शरीर के चारों ओर का संतबल उतना ही कमजोर था जितना उसने शुरू में सोचा था। अध्याय 75, एक संत गुरु से युद्ध। हल्की पवन तलवार मक्खन को चीरती हुई एक गर्म चाकू की तरह थी जो उस आदमी की संत शक्ति को चीर रही थी। इसके बावजूद जैसे ही वह उसके सुरक्षा कवच को भेदती गई, उसकी धार कम होती गई। तलवार की नोक जरा भी नहीं डगमगाई और वह उस अधेड़ आदमी की ओर लगातार वार करती रही। उस आदमी ने जो शुरुआती 2 सुरक्षा कवच बनाए थे वे चकनाचूर हो गए थे, लेकिन जब तक हल्की पवन तलवार ने बाधाओं को तोड़ा तब तक वह आदमी अपनी वायु विशेषता वाली संत शक्ति का इस्तेमाल करके तुरंत पीछे की ओर धकेल चुका था। अधेड़ उम्र का आदमी कुछ मीटर दूर खड़ा जियान चेन को घूर रहा था। क्या अविश्वसनीय गति है, कहते हुए उसके चेहरे पर भी भाव आ गए। जियान चेन ने बिना कुछ कहे उस आदमी की तरफ देखा। अपनी सीमा तक खुद को धकेलने के बाद भी वह ठीक महसूस कर रहा था। उसने अपनी गति को उस गति तक बढ़ा दिया था जो उसने पहले कभी नहीं की थी, लेकिन उसका हमला उस आदमी ने लगभग चकमा दे दिया था। इसलिए अगर जियान चेन भविष्य में इस आदमी पर कोई घातक प्रहार करना चाहे तो उसे बहुत मुश्किल होगी। आखिरकार उस आदमी की ताकत जियान चेन से कम नहीं थी और वह एक वायु गुण वाला संत भी था। वह निश्चित रूप से गति में माहिर होगा। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि इस अधेड़ उम्र के आदमी के खिलाफ जियान चेन ने किसी भी प्रकार का लाभ खो दिया था। चाहे उसकी तलवारबाजी कितनी भी बेहतरीन क्यों न हो, अगर वह प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया समय से तेज न हो तो सब बेकार था। इसके अलावा चूंकि उनकी ताकत में बहुत अंतर था, इसलिए जियान चेन ने उस अधेड़ उम्र के आदमी से नज़दीकी से लड़ने की हिम्मत नहीं की। आपकी शक्ति पहले ही संत मास्टर तक पहुंच चुकी है ना? जियान चेन ने पूछा। उसकी नज़र उसके सामने बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर टिकी हुई थी। उस आदमी ने अपना आश्चर्य छिपाने की जहमत नहीं उठाई। सही कहा, मेरी ताकत मध्य संत गुरु के स्तर की है। इतना कहकर उसने जियान चेन को अजीब नज़रों से देखने से पहले बात बीच में ही रोक दी। दूसरी ओर तुम्हारी ताकत उतनी प्रबल नहीं है और न ही तुम्हारा वायुगुण। हालांकि अभी तुम्हारी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि तुम इतनी गति कैसे प्राप्त कर पाए, उस आदमी ने उत्सुक स्वर में कहा। इस समय उसका मन सचमुच इसका उत्तर जानना चाहता था। वायुगुण वाले व्यक्ति के रूप में अगर वह किसी और पहलू में पराजित होता तो वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन गति में उससे आगे निकलने के मामले में इसने एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया जिसका हल वह आसानी से नहीं छोड़ सकता था। जियान चेन ने उससे बहुत कम शक्ति होने के बावजूद और वायुगुण वाले संत बल के बिना भी उसे गति में हरा दिया था, इसलिए वह आदमी उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। मुझे खेद है, लेकिन इस प्रश्न पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, जियान चेन ने समान भाव से उत्तर दिया। ये सुनकर दूसरे आदमी की निगाहें सख्त हो गईं और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर तुम मुझे बता दो कि अपनी गति बढ़ाने के लिए तुमने क्या तरकीब अपनाई तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा छोड़ दूंगा, वरना क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी तेजी से मेरा मुकाबला कर सकते हो? मैं साथ दे पाऊं या नहीं, तुम आकर देख क्यों नहीं लेते? जियान चेन ने उस आदमी की धमकी का जवाब दिया। जियान चेन डरा नहीं था, बल्कि अब वह लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था और उसने अभी भी खून से सनी हल्की पवन तलवार को मुट्ठी में जकड़ लिया था।
तलवार की नोक से तलवार क्यों निकलती रही और उसने जियान चेन के पूरे शरीर को घेर लिया। वह आदमी जियान चेन को घूरता रहा, उसकी आंखों की चमक कम नहीं हुई। उसके मन में अभी भी जियान चेन की गति को लेकर कुछ शंकाएं थीं। हालांकि जियान चेन की गति इतनी तेज थी, लेकिन उसके पास हवा से जुड़ी कोई पवित्र शक्ति नहीं थी, इसलिए उसे उस अधेड़ उम्र के आदमी जैसी जन्मजात बढ़त हासिल नहीं थी। फिर भी वह खुद जियान चेन की गति नहीं दोहरा पाया। पहले हुए तलवार के वार से बचने के लिए उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। अगर वह जरा भी धीमा होता तो उस आदमी को जरा भी शक नहीं था कि उसका दिल सीधे आर पार हो जाता। इसलिए वह जियान चेन से लड़ने के नतीजों से थोड़ा डर रहा था। इतना ही नहीं, जियान चेन के बेदाग कपड़ों को देखकर वह अंदाजा लगा सकता था कि जियान चेन बिना पसीना बहाए कितनी तेजी से चल सकता है। अगर जियान चेन इसी तरह लगातार इतनी तेजी से चल सकता है तो आखिरकार उस पर कितना जोर पड़ेगा। ये देखकर कि वह आदमी हमला नहीं कर रहा है, जियान चेन भी इधर उधर घूमने लगा और धीरे धीरे हर हरकत पर नजर रखने लगा। जियान चेन जानता था कि इस स्थिति में जहां उसकी गति उसके दुश्मन से धीमी थी, उस आदमी पर घातक प्रहार करने की उसकी संभावना लगभग नगण्य थी। अब वह बस उस आदमी को रोक सकता था ताकि वह कमजोर भाड़े के सैनिकों को न मार सके। अगर वह काफी देर तक इंतजार करता तो भाड़े के विशेषज्ञ वापस आकर जियान चेन की बजाय उससे निपटने में मदद करते। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे और लड़ाई रुकी नहीं। लड़ाई की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी संख्या में लगातार कम होते जा रहे थे। जमीन खून से इतनी लाल हो गई थी कि कुछ उबड़ खाबड़ जमीन पर खून के गड्ढे बन गए थे। डाकू अपनी पूरी ताकत से लड़ते रहे। जो लोग बच गए वे या तो जबरदस्त दिमाग वाले या फिर जबरदस्त ताकतवर लोग थे। उस समय भाड़े के सैनिकों और डाकुओं दोनों के पास बराबर संख्या में लोग थे। दोनों वहीं खड़े रहे। आखिरकार उनमें से एक ने कदम बढ़ाया। हवा गुवान दाव को लपेटे हुए थी और ब्लेड रात में अर्धचंद्राकार जैसा लग रहा था। वह आदमी 2 मीटर लंबा ब्लेड हाथ में लिए जियान चेन की ओर दौड़ा। उस आदमी को हमला करने के लिए आगे आते देख जियान चेन की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठीं और उसने बचाव की तैयारी में अपनी हल्की पवन तलवार को ऊपर उठाया। वह आदमी अपने सियान गुवान दाव को बहुत तेज गति से जियान चेन के सिर की ओर लाया। चूंकि वह एक मध्य संत गुरु से लड़ रहा था, इसलिए जियान चेन ने इस हमले का सीधे सामना करने की योजना नहीं बनाई थी और फुर्ती से एक तरफ हट गया। हालांकि जैसे ही जियान चेन ने अपनी तलवार से वार किया, उस आदमी की गुवान दाव ने हवा में ही दिशा बदल ली और हवा में सीटी बजाते हुए जियान चेन की तलवार को रोक दिया। जियान चेन का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत अपनी तलवार वापस खींच ली। वह उस व्यक्ति के गुवान दाव के विरुद्ध जाने से अनिच्छुक था। जियान चेन की हल्की पवन तलवार उसकी संत शक्ति के जीवन के बराबर थी। उसका जीवन उस कमजोर दिखने वाली तलवार से जुड़ा था, इसलिए अगर उसकी तलवार घायल हो जाती तो जियान चेन की जान भी चली जाती, और अगर उसकी हल्की पवन तलवार टूट जाती तो जियान चेन अपनी सारी साधना खो देता और उसकी जान को खतरा हो जाता। तियान युआन महाद्वीप पर पवित्र शस्त्रों के टूटने से लोगों की मृत्यु के मामले आम थे। ये लगभग हर जगह होता था, लेकिन पवित्र शस्त्र व्यक्ति की आंतरिक पवित्र शक्ति के संघनन का प्रतीक होने के कारण शरीर से बाहर बुलाए जाने पर यह अकल्पनीय रूप से कठोर हो जाता था। इसके अलावा स्वामी के कौशल में वृद्धि के साथ यह और भी कठोर होता जाता था। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने से बहुत अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से न लड़े तब तक उसका पवित्र शस्त्र कभी नहीं टूटता था। चूंकि उनके प्रतिद्वंदी की शक्ति पहले से ही मध्य संत गुरु स्तर की थी, इसलिए वह जियान चेन की शक्ति से पूरे 2 स्तर ऊपर थे। ऐसे में अगर जियान चेन की प्रकाश पवन तलवार उस व्यक्ति के गुवान दाव से टकराती तो जियान चेन को निश्चित रूप से नुकसान होता। जियान चेन ऐसा होने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्हें हर कीमत पर हथियारों के टकराव से बचने की कोशिश करनी पड़ी। आखिरकार नुकसान तो सिर्फ उन्हें ही उठाना था। एक बार फिर उस आदमी के हमले से बचते हुए जियान चेन ने देखा कि उस आदमी के बचाव में क्षण भर के लिए एक बड़ी खामी आ गई है। इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाते हुए जियान चेन तुरंत मौन गहन कदमों से उस आदमी की ओर बढ़ा और लाल चमक के साथ अपनी हल्की हवा की तलवार से उसकी पीठ पर वार किया। तलवार हवा में सरकती हुई चुपचाप सीटी बजाती हुई आगे बढ़ी, जिससे ऐसा लगा मानो तलवार हवा को ही चीर रही हो। आदमी की पीठ के पास पहुंचते ही उसकी गति चरम पर पहुंच गई थी। तलवार की ऊर्जा से परिपूर्ण तलवार ने आदमी के कपड़ों को चीर दिया और फिर उसकी पीठ में धंस गई, उसकी त्वचा को चीरते हुए। अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस करते ही उस व्यक्ति का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन उसने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह जियान चेन की गति के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए उसकी पीठ के घाव से लगातार खून बहता रहा, क्योंकि उसकी संत शक्ति ने घावों को भरने के लिए खुद को संघनित कर लिया था। उसी समय वह व्यक्ति नीले रंग की तेज रोशनी से चमकने लगा और उसकी गति तेजी से बढ़ने लगी। इससे पहले कि वह जमीन पर अपनी परछाई भी छोड़ पाता या जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड उसकी पीठ में पूरी तरह से घुस पाती, वह व्यक्ति तुरंत एक तरफ झुक गया और लाइट विंड स्वॉर्ड की पहुंच से बच निकला। उस आदमी को पहले ही अंदाजा हो गया था कि जियान चेन अपनी पूरी ताकत से वार करेगा। इस समय जियान चेन की अपनी रक्षा सबसे कमजोर थी, इसलिए अधेड़ उम्र के आदमी ने भी इस मुश्किल मौके का फायदा उठाया। वार को चकमा देते हुए उसने तुरंत अपना गुवान दाव हवा में ऊंचा उठा दिया, जिससे टिमटिमाती नीली रोशनी रात में चमकते चांद जैसी लग रही थी। गुवान दाव हवा में ऊंचा रहने से एक तेज चमक निकलती हुई जियान चेन की ओर उड़ी। इस वार ने उस आदमी की बची खुची सारी ताकत छीन ली। जियान चेन ने पहले जिस तरह से युद्ध किया था उसे देखते हुए उस आदमी को पहले से ही पता था कि जियान चेन एक कठिन प्रतिद्वंद्वी होगा। जियान चेन के प्रचुर युद्ध अनुभव के कारण उसकी रक्षा में कभी कोई कमी नहीं आई, इसलिए चाहे उसका आक्रमण हो या रक्षा, उसकी युद्ध शैली को दोषहीन कहा जा सकता था, जिसमें बिल्कुल भी कमी नहीं थी। यह विशेष रूप से सच था क्योंकि इस बार उसकी तलवार ने जियान चेन की सभी क्षमताओं का उपयोग किया था। सबसे अधिक संभावना है कि वह आदमी जियान चेन को केवल तभी भारी नुकसान पहुंचा सकता था जब जियान चेन की तकनीक पर्याप्त मजबूत न हो। इसलिए उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का अपने इस हमले को रोकने का जरा भी इरादा नहीं था।
गुवान दाओ इतनी तेजी से हवा में लहराया कि अगर इसे कमजोर लोगों की ओर निशाना बनाया जाता तो उनके पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता। हुआ एक धमाकेदार चीख के साथ उस आदमी ने नीले रंग का गुवान दाओ असहाय जियान चेन के सिर की ओर गिराया। उसके ऊपरी शरीर के प्रहार से गुवान दाओ की गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई और वह जमीन पर जोर से टकराया। इस प्रहार ने उस आदमी की सारी ताकत छीन ली और गुवान दाओ जमीन पर फट गया। गुवान दाओ के ब्लेड ने आसपास की सारी मिट्टी हवा में उड़ा दी, जिससे 1 मीटर व्यास का एक बड़ा छेद बन गया। साथ ही इस अचानक झटके से जियान चेन का सिलहुट पूरी तरह से बिखर गया। हालांकि उस आदमी के चेहरे पर खुशी का एक भी भाव नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसका चेहरा झुंझलाहट से कठोर हो गया। एक प्रतिबिंब, वह आदमी घबराकर चिल्लाया। हालांकि जैसे ही उसका मन इस निष्कर्ष पर पहुंचा, उसके मन में एक संकट की गहरी भावना ने उसे झकझोर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आदमी अपनी स्वाभाविक सजगता से उस ओर कूद पड़ा और साथ ही जमीन से अपना गुवान दाव उठाकर उसे अंधाधुंध अपने पीछे घुमाने लगा। डिंग, एक तेज आवाज सुनाई दी क्योंकि उस आदमी का गुवान दाव पीछे की ओर घूमा और अचानक जियान चेन की खूनी तलवार से टकरा गया। जैसे ही तलवार और गुवान दाव टकराए, जियान चेन का चेहरा अचानक बदल गया। उसके पेट में तेज हलचल महसूस हुई और वह तुरंत पीला पड़ गया और वह तुरंत पीछे हट गया। अध्याय 76, शत्रु के विरुद्ध ताई जी का प्रयोग। जियान चेन 20 मीटर पीछे हटकर रुक गया। उसके चेहरे पर अब सहजता नहीं थी, बल्कि अब वह मौत की तरह पीला पड़ गया था। उनकी शक्तियों में बहुत बड़ा अंतर था। चपलता के मामले में जियान चेन केवल बराबरी पर ही था, लेकिन उनके पवित्र हथियारों के टकराव से उसे भारी नुकसान हुआ था। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पवित्र शक्ति जियान चेन से कई गुना अधिक थी और उसे एक प्रहार से ही उसकी हल्की हवा की तलवार से एक जबरदस्त झटका लगा, जिससे उसे कुछ मामूली आंतरिक चोटें आईं। उस आदमी ने खुद को संभालते हुए जियान चेन को घूरा। ये तीसरी बार था जब वह लगभग घायल हो चुका था, इसलिए उसने जियान चेन को और कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जियान चेन उससे कमजोर था, फिर भी वह उस आदमी की गति से ज्यादा तेज होने का भरोसा कर रहा था। यह उस आदमी के लिए एक बड़ा खतरा था और उसने मान लिया था कि जियान चेन उस आदमी के स्तर के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर है। हालांकि जैसे ही उसने जियान चेन की हालत देखी, उसे अचानक समझ आ गया कि क्या हुआ था और वह हंसने लगा। बेटे, मैं मानता हूं कि तुम बहुत तेज हो, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। जियान चेन के सांस लेने का इंतजार किए बिना वह तुरंत अपने 2 मीटर लंबे गुवान दाव के साथ आगे बढ़ा और उसे 2 टुकड़ों में काटने के लिए तैयार हो गया। लाइट विंड स्वॉर्ड और गुवान दाव के टकराव के कारण जियान चेन को कुछ चोटें आई थीं। चूंकि उनका प्रतिद्वंदी उनसे 2 स्तर ऊपर था और मध्य संत स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए इन मामूली चोटों का असर उनके लिए घातक साबित हुआ। आखिरकार जियान चेन ने अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए प्रोफाउंड स्टेप्स का इस्तेमाल केवल उनकी चरम अवस्था में ही किया था, लेकिन अब घायल अवस्था में होने के कारण वह इतने फुर्तीले नहीं रह गए थे। हमलों से बचने में ही उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। जैसे जैसे वह आदमी जियान चेन पर वार करता रहा, उसे एहसास हुआ कि जियान चेन से उसे जो खतरा था वह धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे उसकी सतर्कता भी ढीली पड़ गई। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने जियान चेन पर जानलेवा वार करने की नीयत से वार किया। उसकी गति पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। जैसे जैसे उस आदमी की गति बढ़ती जा रही थी, जियान चेन की ऊर्जा भी बढ़ती जा रही थी। अगर वह पूरी तरह स्वस्थ होता तो न केवल उस आदमी से बचना उसके लिए आसान होता, बल्कि वह पलटवार भी कर पाता। लेकिन अब घायल होने के कारण वह केवल बच सकता था, हमला नहीं कर सकता था, और चूंकि वह आदमी अपनी गति तेजी से बढ़ा रहा था, इसलिए जियान चेन का हर बचाव और भी खतरनाक होता जा रहा था। उस आदमी के वार तेजी से बढ़ते जा रहे थे। उसने पलक झपकते ही दर्जनों बार हमला कर दिया और इस समय तक जियान चेन के कपड़ों पर खून के धब्बे पड़ चुके थे, क्योंकि अब वह पलटवार करने में असमर्थ था। हालांकि ये देखा जा सकता था कि जियान चेन के घाव ज्यादा गहरे नहीं थे। सियान रंग की रोशनी ने रात को रोशन कर दिया जब उस आदमी का गुवान दाव रात की हवा को चीरता हुआ जियान चेन की ओर बढ़ रहा था। हालांकि जियान चेन ने ब्लेड से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतें पहले से कहीं ज्यादा धीमी हो गई थी, इसलिए वह पूरी तरह से बच नहीं पाया। गुवान दाव ने इतना गहरा घाव कर दिया कि उसकी छाती पर हड्डी दिखाई दे रही थी और खून की धार जियान चेन के कपड़ों पर बहने लगी। वह आदमी जोर से हंसा और उस पर वार करता रहा। जियान चेन के पीछे न हटने का फायदा उठाकर वह आदमी उसके और करीब आ गया। बिजली की तेजी से उसने नीले रंग की रोशनी से ढका अपना दाहिना पैर जियान चेन की छाती पर मारा। धमाका, उस आदमी की लात से जियान चेन गोली की तरह पीछे की ओर उड़ गया। जब उसका शरीर हवा में था तो जियान चेन कुछ डाकुओं को पीछे छोड़ते हुए 20 मीटर पीछे की ओर उड़कर जमीन पर गिरने से पहले अपने मुंह से खून थूकने से खुद को नहीं रोक सका। इसके बाद जियान चेन ने फिर से मुंह से खून थूका। अब तक उसका चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ चुका था। नीले रंग की एक तेज रोशनी के साथ वह आदमी जमीन पर गिरे जियान चेन की ओर 20 मीटर से भी अधिक तेजी से बढ़ा और व्यंग्य करते हुए बोला, मैं तुम्हें यह आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम मुझे वह राज बता दोगे जिससे तुम इतने तेज हो गए हो, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर नहीं तो तुम मर जाओगे। उस आदमी की आंखों में तीव्र जिज्ञासा झलक रही थी और जियान चेन की तकनीक से और तेज होने के ख्याल से उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हवा से जुड़े गुणों वाले व्यक्ति के लिए गति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हालांकि वह ये सोचने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि उसकी गति एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि इससे उसकी ताकत बढ़ेगी और असीम डाकुओं के बीच उसका रुतबा भी बढ़ेगा। ये सोचकर वह आदमी बहुत उत्तेजित हो गया। वह कांपने लगा मानो गुस्से में हो, लेकिन असल में वह अपनी भावनाओं से उत्तेजित था। जियान चेन ने अपने मुंह से खून पोंछा और धीरे से उठ खड़ा हुआ, उस आदमी को ठंडी नजरों से घूरते हुए। हल्के से व्यंग्यात्मक लहजे में उसने कहा, मुझे डर है कि तुम इसके लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो। हालांकि उन्हें बस एक गंभीर चोट लगी थी, फिर भी जियान चेन को उन दोनों की ताकत के अंतर का जरा भी डर नहीं लग रहा था। बात करते करते जियान चेन आराम की मुद्रा में आ गया, मानो उसे अपनी सुरक्षा की कोई परवाह न हो।
उसके दाहिने हाथ ने तलवार पर अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। उसकी वर्तमान स्थिति पहले की तुलना में बिल्कुल अलग थी। जियान चेन के शब्दों से दूसरे आदमी का चेहरा उतर गया। उसने खींचकर कहा, बच्चा, अपनी ताकत के बल पर तेरे पास ऐसा कहने की योग्यता नहीं है। अगर तू मुझे बताने को तैयार नहीं है तो बेहतर होगा कि तू अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। बोलते बोलते ही वह आदमी जियान चेन की ओर दौड़ पड़ा और उसका गुवानदाव जियान चेन के दाहिने कंधे पर झूल रहा था। उस आदमी को आते देखकर भी जियान चेन ने बचने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अपनी तलवार वापस ऊपर उठा ली। हालांकि उसकी तलवार उसी गति से चल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो तलवार पंख जितनी हल्की हो और हवा में शान से तैर रही हो। यह उसके पहले दिखाए गए हत्या के इरादे से बिल्कुल अलग था। हल्की पवन तलवार और गुवानदाव बिना किसी आवाज के आपस में टकरा गए। इसके बाद हल्की पवन तलवार, जो नर्म दिख रही थी, गुवानदाव से ऐसे चिपक गई जैसे घाव पर कीड़ा लग गया हो और गुवानदाव की मूल दिशा बदल गई। तलवार ने खुद को कई बार गोल घुमाया और तुरंत गुवानदाव के संवेग को साफ तौर पर बगल की ओर स्थानांतरित कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। जियान चेन को आश्चर्य से देखते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया। अभी अभी वह अपने गुवानदाव की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। अगर उसका सामना किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से होता जो उससे थोड़ा ही कमजोर होता तो उसे इतना आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जियान चेन, जो कि उससे कहीं कमतर था, के सामने वह आदमी जो कुछ हुआ था उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। वह कौन सी तकनीक थी? आदमी ने अविश्वास भरी नजरों से पूछा। ताईजी जियान, जियान चेन ने उत्तर दिया। ताईजी जियान की बात करें तो वह इसमें उतना कुशल नहीं था। हालांकि वह ताईजी जियान के कोमलता से शक्ति पर विजय पाने के दर्शन को समझने के लिए पर्याप्त बार इसके संपर्क में आ चुका था। ये शस्त्रों को विक्षेपित करने का सिद्धांत था। अब जबकि वह न केवल अपने प्रतिद्वंद्वी से कमजोर था बल्कि ऐसी स्थिति में भी था जहां उसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी, जियान चेन को हमले को रोकने के लिए ताईजी जियान की तकनीकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनमें वह बहुत कुशल नहीं था। टीएल नोट URL। ताईजी जियान ने ताकत पर विजय पाने के लिए कोमलता का उपयोग करने के विचार पर जोर दिया ताकि कमजोर ताकतवर को हरा सके। इस तरह से हमलों को रोकने की क्षमता के साथ यह इस समय जियान चेन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। एकमात्र दोष ये था कि जियान चेन को ताईजी जियान के बारे में बहुत कम जानकारी थी और वह इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आखिरकार वह वन हैंड स्विफ्ट स्वॉर्ड शैली में माहिर थे। फिर भी यह उस समय उस आदमी के खिलाफ जियान चेन के लिए मददगार साबित हो रहा था। उस आदमी की भौहें तन गईं जब उसने उस शब्द पर विचार किया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ताईजी जियान, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। उसकी आंखें जियान चेन को उलझन भरी नजरों से देखती रहीं। फिर वह हंसते हुए बोला, बच्चे, हालांकि तुम काफी कमजोर हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इतनी सारी तकनीकें आती होंगी। लगता है तुम्हें मारना बेकार होगा। मुझे तुम्हें पकड़ लेना चाहिए। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा उपकार भी होगा। वह आदमी अपने हाथ में संत शक्ति से उन्नत गुवानदाव लिए एक बार फिर जियान चेन की ओर बढ़ा। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह जियान चेन को पकड़ लेगा। हालांकि ताईजी जियान तकनीक को सीखने की उसकी कोई खास इच्छा नहीं थी, फिर भी वह उस तकनीक को जानना चाहता था जिससे जियान चेन इतनी तेजी से चल पाता था। जियान चेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए अपनी ताईजी जियान का इस्तेमाल किया। उस आदमी के हर हमले से निपटने के अपने गहरे तरीकों के कारण उस आदमी को ऐसा लग रहा था जैसे अब उसका अपने गुवानदाव पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। हालांकि जियान चेन इसमें बहुत निपुण नहीं था, फिर भी उसकी ताईजी जियान शक्ति ने उस व्यक्ति की प्रबल शक्ति को लगभग नगण्य बना दिया। हालांकि जियान चेन को इसके लिए असाधारण प्रयास करना पड़ रहा था। ताईजी जियान शक्ति से भले ही व्यक्ति दूसरे के हमलों को मोड़ और विचलित कर सकता है, लेकिन जियान चेन केवल एक संत था, इसलिए उस व्यक्ति की यथाशक्ति को उसके गुवानदाव से अलग करके कहीं और भेजने में उसे अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ रही थी। इसलिए देखने में आसान लगने के बावजूद वास्तव में ये करना बहुत कठिन था। लेकिन ताईजी जियान का इस्तेमाल सिर्फ एक अस्थायी रक्षात्मक तरीका था, आक्रामक नहीं। वह सिर्फ हमलों को रोक सकता था, हमले के मौके का फायदा नहीं उठा सकता था। अगर उसका विरोधी उस पर हमलों का दबाव न बना रहा होता तो जियान चेन निश्चित रूप से ताईजी जियान का इस्तेमाल नहीं करता। कुछ और पलों की नज़दीकी लड़ाई के बाद वह आदमी धीरे धीरे और भी ज्यादा गुस्से में आ रहा था। हर बार जब वह कमजोर व्यक्ति पर वार करता तो जियान चेन अपनी अजीबोगरीब तकनीक से अपने हमले की दिशा बदल देता। इससे उसका अपने पवित्र अस्त्र पर नियंत्रण खो जाता और उसके लिए ये घोर अपमान था। साले, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तेरे साथ बस इतना ही कर सकता हूँ। वह आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। वह अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था और जियान चेन को जोर जोर से गालियां बकता रहा। कुछ ही देर बाद उस आदमी की ताकत और भी बढ़ गई, जिससे जियान चेन को खुद को बचाने के लिए और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसकी संत शक्ति धीरे धीरे सूखने लगी थी। अध्याय 77 युद्ध कौशल। उस आदमी के बेतहाशा हमलों से जियान चेन की सहनशक्ति की सीमा पार हो रही थी। आखिरकार जियान चेन अपनी पूरी ताकत लगाकर ताईजी जियान के अपने सीमित ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा था। हर बार जब जियान चेन दुश्मन के गुवानदाव को रोकता और मोड़ता तो उसकी संत शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई के चलते उनकी संत शक्ति का आधे से ज्यादा हिस्सा खर्च हो चुका था। चूंकि जियान चेन की छाती पर एक गहरा घाव था, इसलिए समय बीतने के साथ साथ वह काफी कमजोर महसूस करने लगा था, यहाँ तक कि हमलों को रोकना भी अब मुश्किल होता जा रहा था। जियान चेन की आरंभिक संत शक्ति, तलवार चलाने में उसकी उच्च दक्षता और पिछले जन्म में हुए अनगिनत युद्धों के अनुभवों के कारण एक मध्यम संत गुरु से मुकाबला करने में सक्षम थी। अगर जियान चेन जैसी शक्ति वाला कोई और व्यक्ति होता तो ये कहना मुश्किल होता कि क्या वे उस व्यक्ति के तूफानी प्रहारों के सामने 10 राउंड तक टिक पाते। आखिरकार एक संत और एक संत गुरु के बीच अंतर बहुत बड़ा था, दोनों को अलग करने वाले कम से कम 2 स्तर थे। सियान रंग का ब्लेड एक बार फिर हवा में चीरता हुआ हल्की पवन तलवार की ओर टूट पड़ा।
आखिरकार जियान चेन गुवानदाओ की भयावह शक्ति को रोक नहीं पाया और उसकी तलवार पीछे की ओर मुड़ गई। हालांकि हल्की पवन तलवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वह एक जोरदार धमाके के साथ जियान चेन की छाती में वापस जा धंसी। टक्कर के कारण जियान चेन 10 मीटर पीछे की ओर उछला और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसने फिर से मुंह से खून थूका, जिसकी बूंदों से आसमान भर गया। बदमाश, मैं समझ गया हूं कि अब तुझमें मेरे वार से बचने की भी ताकत नहीं बची है। बस मेरी बात मान ले और मेरे साथ चल दे, उस आदमी ने व्यंग्य किया। जियान चेन के जवाब का इंतजार किए बिना वह एक बार फिर आगे बढ़ा और पलक झपकते ही जियान चेन से 10 मीटर आगे पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर दोनों हाथों से जियान चेन की गर्दन पकड़ ली। हाथ फैलाए हुए उस आदमी को करीब आते देख जियान चेन की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और उसने अंदर ही अंदर आह भरी, ऐसा लगता है कि मुझे अपना आखिरी उपाय इस्तेमाल करना होगा। आखिरी उपाय था जियान चेन का जीवन रक्षक कौशल। यह एक ऐसा कौशल था जो तियान्युआन महाद्वीप में सिर्फ वही जानता था, आत्मा तलवार। उसने बहुत समय पहले दुगुक्युबाई के खिलाफ लड़ाई के दौरान सोल स्वॉर्ड चलाना सीखा था। अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण में उसने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और इस सर्वोच्च कौशल को प्राप्त किया। फिर भी जैसे ही जियान चेन इस मुश्किल में अपनी पूरी ताकत लगाने ही वाला था, रात के आसमान में अचानक एक चमकदार लाल रोशनी छा गई। यह उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ रही थी जो जियान चेन को पकड़ने ही वाला था। अपनी आंख के कोने से विशाल लाल तलवार को देखकर उस आदमी ने तिरस्कार भरी नजरों से एक हल्की सी खर्राट भरी। जियान चेन से दूर हटते ही उसके दाहिने हाथ में नीले रंग की चमक नाटकीय रूप से तेज होने लगी और लगभग उसके पूरे हाथ को एक कफन में ढंक दिया। उस आदमी की वायु प्रदत्त संत शक्ति से प्रवर्धित भुजा उस लाल तलवार की ओर मुड़ी और उसे मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए जियान चेन तुरंत जमीन से ऊपर आया और उस व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से देखा जिसने उसे बचाया था। लाल तलवार का मालिक एक भाड़े का सिपाही था जो लगभग 20-30 साल का लग रहा था, साधारण सा दिखने वाला ऐसा इंसान जो भीड़ में आसानी से घुल मिल जाता था। फिर भी ये भाड़े का सिपाही जियान चेन के लिए कोई अजनबी नहीं था। यही वह दयालु व्यक्ति था जिससे उसने रास्ते में बात की थी, म्यूयुन। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तलवार चलाने वाले म्यूयुन पर व्यंग्य किया, आप अपने आप को अधिक महत्व देते हैं। उस आदमी की बात सुनकर म्यूयुन ने एक अजीब सी मुस्कान दी और हंसते हुए कहा, तुम तो बस एक मध्यम संत गुरु हो, मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं, मैं जो चाहूं कह सकता हूं। म्यूयू की तलवार से एक शानदार चमक के साथ साथ तेज तापमान भी निकल रहा था। रात में उसकी तलवार ने उनके आसपास के इलाके को तेज चमक से जगमगा दिया। उनके आसपास का तापमान भी लगातार बढ़ता गया। कुछ ही पलों में लाल तलवार पूरी तरह से एक चमकदार लाल रंग में लिप गई। रोशनी लगातार स्पंदित हो रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो तलवार सचमुच जल रही हो। तलवार से संत शक्ति की अंतहीन लहरें उठती महसूस करते हुए उस आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने तलवार छोड़ दी और फिर जोर से अपना हाथ तलवार पर पटक दिया। धमाका! उस आदमी से ऊर्जा से भरा प्रहार पाकर म्यूयुन की तलवार बगल की ओर चली गई। लेकिन म्यूयुन के युद्ध के अनुभव के कारण उसने इस अचानक गति का फायदा उठाकर घूम गया। तलवार एक गोलाकार गति में घूमी और म्यूयुन ने तुरंत उस आदमी पर एक बार फिर वार किया। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वह आदमी गरजा, उसका गुवानदाव नीले रंग की चमक से चमक उठा जब उसने अपना हथियार इधर उधर लहराया। एक हल्की हवा उसके हथियार के साथ चल रही थी और वह आग जैसी लाल तलवार की ओर उड़ रहा था। झनकार! म्यूयुन की तलवार और उस आदमी का गुवानदाव आपस में टकरा गए, जिससे एक तेज धातु की आवाज निकली। जैसे ही दोनों संत हथियार अलग हुए, म्यूयुन 10 मीटर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। दूसरी ओर अधेड़ उम्र का आदमी बिना किसी हिलने डुलने के संकेत के माउंट ताई की तरह स्थिर खड़ा था। एक नज़र ही यह जानने के लिए पर्याप्त थी कि कौन कमजोर है और कौन ताकतवर। किनारे पर खड़े जियान चेन को पता था कि म्यूयुन अभी भी दूसरे आदमी से काफी कमजोर था। हालांकि म्यूयुन अभी भी उससे ज्यादा ताकतवर था और जियान चेन के अनुमान के अनुसार म्यूयुन की ताकत उसे एक मध्यम महान संत या एक शिखर महान संत के बीच रखती थी। इसके बावजूद वह दूसरे आदमी से काफी कमजोर था। चूंकि वह आदमी अपने वायु गुण के कारण गति में माहिर था, इसलिए वह अग्नि गुण वाले म्यूयुन की तुलना में आक्रमण शक्ति के मामले में कमजोर था। अग्नि गुण प्रकाश और अंधकार गुणों के बाद सबसे दुर्लभ गुण था और इसे सार्वजनिक रूप से शक्ति के मामले में सबसे मजबूत गुण माना जाता था। अगर वह आदमी लड़ने के लिए अपनी वायु शक्ति पर निर्भर रहता तो वह अग्नि शक्ति वाले म्यूयुन पर हावी हो जाता, और अगर वह आदमी अपनी वायु शक्ति की विशेषताएं दिखाकर म्यूयुन के खिलाफ लड़ता तो जियान चेन को यकीन था कि म्यूयुन उसके खिलाफ लड़ाई में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन अगर वह और म्यूयुन एक साथ मिलकर लड़ें तो उसे पूरा यकीन था कि वे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को हराने में सक्षम होंगे। बदकिस्मती की बात यह थी कि जियान चेन को पहले ही भारी नुकसान हो चुका था, उसके शरीर के हर अहम हिस्से को लड़ाई में चोट लग चुकी थी। उसकी इस हालत में म्यूयुन की मदद करना तो दूर की बात थी, वहां खड़ा रहना भी पहले से ही बेहद मुश्किल काम था। म्यूयुन पर हमला करते हुए अधेड़ उम्र के उस आदमी की आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे। उसने म्यूयुन को संभलने का भी मौका नहीं दिया, फिर अपने गुवानदाव को हवा में उछाला और आगे की ओर दौड़ा। जहां वह पहले खड़ा था वहां बस एक तस्वीर ही छोड़ गया। पल भर में वह म्यूयुन के सामने आ गया और तेज रफ्तार से उसके सिर पर वार कर दिया। जब बात म्यूयुन की आई तो दूसरे आदमी ने खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही म्यूयुन सामने आया, उस आदमी ने उसे मारने की कोशिश की। आखिरकार म्यूयुन में ऐसी कोई खास बात तो थी नहीं जो उसकी दिलचस्पी जगाती। म्यूयू का चेहरा सख्त हो गया। वह गुस्से से चिल्लाया क्योंकि उसके हाथ में तलवार अचानक और भी लाल हो गई, उबलती हुई गर्मी उगल रही थी। उसी समय एक ज्वाला भड़क उठी और तलवार को अपने भीतर समाहित कर लिया। फिर म्यूयू ने अग्नि तलवार को हवा में लिपटे गुवानदाव की ओर घुमाया। जैसे ही म्यूयुन ने अपनी तलवार लहराई, वह आग के 3 विशाल सांपों में बदल गई। पहले 2 सांप गुवानदाव की ओर उड़ गए, जबकि आखिरी सांप दुश्मन की ओर उड़ गया।
धमाका, गुवान दाओ और अग्नि सांपों के बीच जोरदार टक्कर हुई। गुवान दाओ ने दोनों जलते हुए सांपों को आधा काट दिया था, जिससे चारों ओर चिंगारियां निकल रही थीं। अगर कोई दूर से देखे तो यह नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूल खिलने के लिए तैयार हो रहा हो। जबकि पहले दो सांपों को गुवान दाओ ने रोक दिया था, तीसरा सांप एक खूंखार बाघ की तरह हो गया था और जैसे जैसे वह हवा में आदमी की ओर बढ़ रहा था, उसका तापमान बढ़ता जा रहा था। जैसे ही तीसरा अग्निसर्प अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर उड़ रहा था, उसके दाहिने हाथ की पकड़ गुवान दाओ पर से ढीली पड़ गई। उस व्यक्ति ने पवन संत बल को अपनी मुट्ठी में समेटा और अग्निसर्प की ओर फूंक दिया। मुट्ठी अग्निसर्प से टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में बिखरते हुए अग्निसर्प ने रात के आकाश में कुछ देर तक चिंगारियां उड़ाईं, फिर रात में गायब हो गया। अपनी मुट्ठी से अग्नि सांप को उड़ाने के बाद उस आदमी ने अपना हमला रोककर म्यूयू को आश्चर्य से देखा और घबराकर चिल्लाया, यह एक युद्ध कौशल है, ये सोचना कि तुम सचमुच इसे जानते हो। किसी को पता नहीं चला कि उस आदमी की दाहिनी मुट्ठी सचमुच चटक लाल हो गई थी और उसका आकार भी बढ़ गया था। उस आदमी की बात सुनकर जियान चेन ने म्यूयू को आश्चर्य से देखा। जियान चेन युद्ध कौशल से ज्यादा परिचित नहीं था, लेकिन वह जानता था कि ये तियानयुआन महाद्वीप में एक साधना खजाना है। इनसे अपनी ताकत कई गुना बढ़ाई जा सकती है और ये ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें आम लोग पा सकें। जियान चेन ने सोचा भी नहीं था कि म्यूयू जैसे साधारण से दिखने वाले भाड़े के सैनिक के पास अचानक इतनी महंगी वस्तु होगी। चूंकि युद्ध कौशल इतने दुर्लभ और महंगे होते हैं, इसलिए महान संत गुरु भी इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते थे। युद्ध कौशल में उच्च और निम्न दोनों ही बिंदु थे। हालांकि जियान चेन पहली बार तियानयुआन महाद्वीप की यात्रा के लिए अपने घर से निकला था, उसने पुस्तकालय में कई किताबें पढ़ी थीं और इस प्रकार ज्ञान के मामले में वह कुछ अधिक अनुभवी भाड़े के सैनिकों से किसी भी तरह कम नहीं था। अपनी दूरदर्शिता के कारण वह एक ही नज़र में बता सकता था कि म्यूयून के युद्ध कौशल और साधना विधियां दोनों ही निश्चित रूप से सर्वोच्च श्रेणी की थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि साधारण युद्ध कौशल और साधना विधियां केवल एक महान संत के रूप में म्यूयून की शक्ति के आधार पर भौतिक ज्वालाएं उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। अध्याय 78 क्रूर विजय। म्यूयून ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें कुछ तो पता है। बिल्कुल सही, ये वाकई एक युद्ध कौशल है। उस आदमी ने तेजी से सांस ली और म्यूयून को लालच भरी नजरों से देखा। तियानयुआन महाद्वीप में युद्ध कौशल को बहुत महत्व दिया जाता था और कई पीढ़ियों और विशेषज्ञों वाले कुलों के अलावा किसी भी साधारण साधक के पास युद्ध कौशल नहीं होता था। हालांकि कुछ साधकों को भाग्य से कुछ युद्ध कौशल प्राप्त हो जाते थे, लेकिन तियानयुन महाद्वीप में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती थीं। अगर किसी का भाग्य और सौभाग्य प्रबल न हो तो युद्ध कौशल प्राप्त करने की संभावना लगभग न के बराबर थी। हालांकि वह आदमी एक मिडिल सेंट मास्टर था और असीम डाकुओं का एक बड़ा विशेषज्ञ माना जाता था, फिर भी उसने अभी तक कोई युद्ध कौशल नहीं सीखा था। एक युद्ध कौशल को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता था। दुर्भाग्य से उसकी ताकत डाकुओं से युद्ध कौशल प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यता तक नहीं पहुंच पाई थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी दाहिनी मुट्ठी हल्के से हिलाई और उसे एक तेज जलन महसूस हुई, लेकिन उसके दिल में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वह काफी उत्साहित था। उसके ज्ञान के कारण एक नज़र ही यह पहचानने के लिए काफी थी कि म्यूयून ने जो युद्ध कौशल इस्तेमाल किया था वह बेहद उन्नत था। हालांकि वह वायुगुण था, फिर भी इसने उस आदमी को अग्निगुण वाले युद्ध कौशल की चाहत से बिल्कुल नहीं रोका। आखिरकार तियानयुआन महाद्वीप पर युद्ध कौशल अमूल्य खजाना थे और कौशल जितना मजबूत होता था उतना ही महंगा भी होता था। हाँ, आज देवता जरूर मेरी तलाश में थे। नौजवानों, तुम्हारी तकनीकें मेरी हो जाएंगी। वह आदमी बेहद उत्साह से जोर से हंसा। उसके लिए जियान चेन की गुप्त गति तकनीक और म्यूयू का युद्ध कौशल दोनों ही आसानी से सीखे जा सकते थे। कितना घमंडी, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो, म्यूयू ने व्यंग्य किया। हाथ उठाते ही लाल तलवार तुरंत भड़क उठी, मानो आग की लपटों ने रात को रोशन कर दिया हो। उस आदमी पर वार करते हुए तलवार की छिपी हुई आभा हर दिशा में फैल गई। हालांकि यह आभा इतनी कम थी कि लगभग अदृश्य थी, लेकिन जियान चेन जैसे शक्तिशाली आत्मा वाले व्यक्ति के लिए यह हल्की आभा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। जैसे ही उसे आभा के स्रोत का पता चला, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तलवार को एक स्पष्ट रूप से शक्तिशाली दबाव लाते देख आदमी ने व्यंग्य किया, बेटे, हालांकि तुम्हारे पास एक विशेष युद्ध कौशल है, तुम्हारी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। जिस क्षण ज्वलंत महान तलवार ने आदमी के कपड़ों को छुआ, वह एक छवि में गायब हो गया, जिससे म्यूयू की तलवार खाली हवा में लहरा गई। जैसे ही वह आदमी नजरों से ओझल हुआ, म्यूयून का चेहरा एकाग्रता में कठोर हो गया। अचानक पीछे से एक कान फाड़ देने वाली धारदार सीटी की आवाज सुनाई दी। म्यूयून ने तुरंत अपनी तलवार को 3 विशाल सांपों में बदल दिया और उसे अपने पीछे उड़ा दिया। हवा में ही तीनों सांप आपस में जुड़ गए और एक और भी बड़े अग्निसर्प में बदल गए। झंकार, जैसे ही अग्निसर्प ने म्यूयून और उसके प्रतिद्वंद्वी दोनों को अपनी चपेट में लिया, धातु के किसी चीज से टकराने की आवाज हवा में गूंज उठी। इस टक्कर के कारण आग कुछ दर्जन मीटर तक हर दिशा में फैल गई थी। जब ऊर्जा की लाल लहर जियान चेन के पास से गुजरी तो उनके अत्यधिक गर्म तापमान के कारण जियान चेन के कपड़े गर्मी से काले पड़ गए। अगर उसके कपड़े पहले से ही खून से गीले न होते तो उसके कपड़े स्वतः ही आग की लपटों में बदल सकते थे। तेज लपटों में म्यूयून और वह अधेड़ उम्र का आदमी दोनों लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़े। दोनों ही इस सौदे से थके हुए लग रहे थे। म्यूयून के पहले से साफ सुथरे बाल बिखर गए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यहाँ तक कि उसकी तेज तलवार भी अपनी चमक खोने लगी थी। जहाँ तक उस अधेड़ उम्र के आदमी की बात है तो वह अपनी पवित्र शक्ति से घिरा हुआ था। उसके साफ कपड़ों पर जलने के निशान दिखने लगे थे। उसकी दोनों आस्तीनें पहले ही उड़ चुकी थीं। युद्ध कौशल के इस्तेमाल की वजह से म्यूयू और उस अधेड़ उम्र के आदमी के बीच की लड़ाई उस आदमी और जियान चेन के बीच की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर थी। आग की लपटों ने उनके आसपास मौजूद भाड़े के सैनिकों और डाकुओं दोनों को आकर्षित किया, जिससे दोनों पक्षों ने तुरंत अपनी आंखों की कोरों से लड़ाई को नोटिस कर लिया।
जैसे ही उन्होंने चमकती हुई आग देखी, दूर खड़े कुछ भाड़े के सैनिक आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये तो सचमुच की ज्वालाएं हैं। जब तक कोई पृथ्वी संत का उस्ताद न हो तब तक कहीं से भी ज्वालाएं उत्पन्न करना असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह कोई युद्ध कौशल हो? युद्ध कौशल? यह एक युद्ध कौशल है। तो यहाँ किसी को युद्ध कौशल का ज्ञान था, चाहे डाकू हो या भाड़े के सैनिक। जब उन्होंने देखा कि म्यू युन के पास युद्ध कौशल है तो वे सभी आश्चर्य से चीख पड़े। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। तियान युआन महाद्वीप पर युद्ध कौशल अत्यंत दुर्लभ और महंगे थे। आम भाड़े के सैनिक आमतौर पर एक बार भी युद्ध कौशल देखे बिना ही अपना जीवन व्यतीत कर देते थे। झटके खत्म होने के बाद हर भाड़े के सैनिक और डाकू की आंखें लालच से भरने लगीं। तियान युआन महाद्वीप के साधकों को युद्ध कौशल की सबसे ज्यादा चाहत थी। इन कौशलों की उनकी प्यास साधना विधियों की उनकी इच्छा से कहीं ज्यादा थी। युद्ध कौशल से व्यक्ति अपनी शक्ति सामान्य से कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता था, इसलिए कई लोग अक्सर इन कौशलों के लिए मरते दम तक लड़ते थे। युद्ध कौशल का मतलब था सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्रोत प्राप्त करना। उनकी आंखों में लालच देखकर जियान चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह अच्छी तरह जानता था कि लोग एक दूसरे की ताकत से ईर्ष्या करने लगते हैं। म्यू युन का युद्ध कौशल जियान चेन के अनुमान से कहीं अधिक था और अब ये सभी भाड़े के सैनिकों के सामने प्रकट हो गया था। युद्ध कौशल का बहुत महत्व था और इसे प्राप्त करने वालों के लिए यह बड़ी मुसीबत ला सकता था। म्यू युन को अभी भी कमजोर माना जाता था, इसलिए इस युद्ध कौशल के कारण अपनी जान गंवाना भी असंभव नहीं था। इस समय जियान चेन को न सिर्फ म्यू युन से तसल्ली मिल रही थी, बल्कि वह उसकी सलामती को लेकर भी चिंतित था। हालांकि दोनों एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते थे और सिर्फ संयोगवश मिले थे। जियान चेन जानता था कि म्यू युन ने उस अधेड़ उम्र के आदमी से लड़ाई की थी और उसे बचाने के लिए अपना युद्ध कौशल दिखाया था। म्यू युन को उत्सुकता से देखते हुए वह आदमी हंसा, क्या अद्भुत युद्ध कौशल है। तुमने तो उस हमले को भी रोक दिया जिसमें एक महान संत होने के नाते मेरी सारी शक्ति समाहित थी। वह कुछ देर रुका और फिर से व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, लेकिन युद्ध कौशल की मदद से तुम मेरे महान संत के हमले को केवल अस्थायी रूप से ही रोक पाए। आखिरकार ये तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि तुम कितनी देर तक टिक पाओगे। बात करने के बाद उसने अपना गुवान दाव हवा में ऊंचा उठा लिया। जैसे ही वह म्यू युन पर वार करने वाला था, अचानक दूर से ऊर्जा का एक और शक्तिशाली स्रोत उड़ता हुआ आया। ऊर्जा का स्रोत महसूस करते हुए अधेड़ उम्र का आदमी खुशी से झूम उठा। उसने अनुमान लगाया कि ये वही विशेषज्ञ हैं जिन्हें भाड़े के कप्तान मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे और अब उसके साथी उसकी मदद के लिए आ रहे हैं। दूर की परछाइयों से कुछ आकृतियां तेजी से उनकी ओर दौड़ती हुई आ रही थीं। कुछ ही पलों में वे आकृतियां अचानक सबकी नजरों में आ गईं। जैसे ही सबने उन्हें साफ देखा, सभी भाड़े के सैनिक खुशी से चिल्ला उठे, कप्तान, कप्तान वापस आ गए। कप्तान लैंग तियान, कप्तान विजयी होकर लौटे। वहां कैप्टन जिया हो भी हैं, उन्होंने बाउंडलेस बैंडिट्स के विशेषज्ञों को मार डाला। पास ही लगी भीषण आग की रोशनी में हर कोई देख सकता था कि लौट रहे पांचों सदस्यों के शरीर पर तरह तरह के जख्म थे। उनके कपड़े खून से भीगे हुए थे और उनमें से कुछ तो अपने कंधों पर लाशें भी ढो रहे थे। भाड़े के सैनिकों की चीखें सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी और बाकी डाकू सब घबराकर पीछे मुड़ गए। उस आदमी ने तुरंत अपना सिर घुमाया और लौटते हुए जिया हो और उसके आदमियों को अविश्वास भरी नजरों से देखा। कैसे, बिल्कुल कैसे, तुम जिंदा कैसे लौट पाए? उस आदमी ने अविश्वास से पूछा और घबराहट में मुंह से लार निकलते हुए अपनी बात कहने की कोशिश की। अधेड़ उम्र का आदमी जानता था कि उनकी वापसी इस बात का संकेत थी कि उसके डाकू समूह को पहले ही आसन संकट का सामना करना पड़ चुका था, वरना लौटने वाले उसके अपने गुट के विशेषज्ञ होते, न कि भाड़े के सैनिकों के समूह के लोग। उस आदमी की बात सुनकर पांचों सदस्यों की नजर उस पर पड़ गई। फौरन पांचों ने धीरे से अपने शव नीचे रख दिए और उसे जानलेवा इरादे से घूरने लगे। पांचों की हत्या की नीयत भांपकर अधेड़ का दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मुंह खोला और कहा, हालात बिगड़ रहे हैं, सब लोग पीछे हट जाओ। अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अधेड़ ने अपना गुवान दाव उतार दिया और अपनी सबसे तेज गति से भागने लगा। हालांकि पांचों भाड़े के सैनिक थोड़े बहुत घायल थे, फिर भी भूखा ऊंट घोड़े से बड़ा था। 5 लोगों के साथ अधेड़ को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उस आदमी ने हिलना डुलना शुरू किया, 5 भाड़े के सैनिकों में से 2 तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। उस व्यक्ति के पहले कहे गए शब्दों को सुनकर सभी डाकुओं ने लड़ाई छोड़नी शुरू कर दी और चारों दिशाओं में तितर बितर हो गए। मार डालो, एक भी जिंदा मत छोड़ना। उस एक आदेश को सुनकर बाकी बचे सभी भाड़े के सैनिक तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े और भागते हुए डाकुओं का पीछा करने लगे। भाड़े के सैनिक असीम डाकुओं से कड़वी नफरत करते थे, इसलिए वे डाकुओं को इतनी आसानी से भागने नहीं देते। अपने सभी विशेषज्ञों के मर जाने और एकमात्र सक्षम सदस्य के भाग जाने के बाद सभी डाकुओं ने तुरंत भागने पर ध्यान केंद्रित कर लिया। उनकी लड़ने की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी थी। दूसरी ओर भाड़े के सैनिकों का साहस बढ़ गया था, क्योंकि उनके कप्तान असीम डाकुओं के विशेषज्ञों को हराकर जीवित लौट आए थे। यहाँ तक कि जो थके हुए थे उनमें भी अचानक नई ऊर्जा का संचार हो गया था और उन्होंने डाकुओं का पीछा करके उन्हें मारने की पूरी कोशिश की। रात भर कत्लेआम की आवाजें गूंजती रहीं, लेकिन जैसे ही बाकी 3 भाड़े के विशेषज्ञों ने भाड़े के सैनिकों का नेतृत्व किया और ज्यादातर डाकुओं को मार गिराया, फिर से शांति छा गई। कुछ ही तेज डाकुओं ने अपनी जान बचाकर भागने में कामयाबी हासिल की। जीत, हम जीत गए। असीम डाकुओं को हमने हरा दिया। हमने असीम डाकुओं को हरा दिया। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, बचे हुए भाड़े के सैनिक जोर जोर से जयकार करने लगे। असीम डाकू भाड़े के सैनिकों के लिए एक भयानक दुष्स्वप्न थे, मृत्यु के देवता के अवतार जिन्हें हराया नहीं जा सकता था। असीम डाकुओं को हराना निश्चित रूप से एक ऐसी उपलब्धि थी जिस पर उन्हें बेहद गर्व था। अध्याय 79, टुकड़े उठाना। उसी क्षण 2 धुंधली आकृतियां दौड़ती हुई वापस आईं और भाड़े के सैनिकों के एक समूह के सामने आकर रुक गईं।
ये वही भाड़े के सैनिक थे जिन्होंने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का पीछा किया था। दोनों पुरुष लगभग 30 या 40 साल के लग रहे थे। दोनों के चेहरे खून से सने हुए थे और उनके शरीर जख्मों से भरे हुए थे, जिससे उनके कपड़े खून से लाल हो गए थे। हालांकि थकान के कारण उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी जोश से भरी हुई थीं। उन दोनों को खाली हाथ लौटते देख ये स्पष्ट हो गया कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति भाग निकला था। उस आदमी में हवा का गुण है, इसलिए उसे हमारी तुलना में गति में बढ़त मिली। हालांकि हमारी ताकत उससे बेहतर थी, लेकिन हमारी मौजूदा हालत में हम उसका पीछा नहीं कर पाए, इसलिए वह आखिरकार बच निकला। दोनों में से एक ने कहा, उसकी आवाज़ अफसोस से भरी हुई थी। छोड़ो भी, अगर वो भागा तो भागा। मुझे नहीं लगा था कि हम असीम डाकुओं से टकराएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने शक्तिशाली थे। अगर हमारे रहस्यमय उपकारक साय में न होते तो मुझे डर है कि हम वापस नहीं आ पाते। हमारी जान बचाने के लिए वो वाकई एक भरोसेमंद इंसान है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने चमकती लपटों के पास खड़े होकर कहा। उसकी त्वचा पहले से ही थोड़ी सांवली दिखने लगी थी। उस आदमी की बातें सुनकर डाकुओं को मारकर लौटे बाकी भाड़े के सैनिक सब स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर खुशी के भाव तो थे ही, साथ ही कुछ लोगों में अभी भी थोड़ा डर भी बाकी था। कैप्टन लैंग तियान, क्या आप ठीक हैं? एक भाड़े के सैनिक ने उस व्यक्ति के पास जाकर चिंतित स्वर में पूछा। नए नाम वाले लैंग तियान ने धीरे से अपने घावों को देखा और फिर सिर हिलाया। मेरे कुछ घाव हैं, लेकिन ऐसे नहीं जो मुझे मार डालेंगे। उसने आह भरने से पहले अपने आसपास मौजूद कुछ भाड़े के सैनिकों को देखा। दुखी स्वर में उसने कहा, यह बहुत शर्म की बात है। रेगिस्तानी छाया भाड़े के सैनिकों के कप्तान यूनबाई म्यू को असीम डाकुओं के विशेषज्ञों ने मार डाला। घोषणा सुनकर कई भाड़े के सैनिक, खासकर रेगिस्तानी परछाइयों के भाड़े के सैनिक, शोक मनाने लगे। यह उनके मन पर गहरा आघात था। हालांकि तियान युआन महाद्वीप के यात्रियों के लिए किसी को मरते देखना एक ऐसा अनुभव था जिससे वे परिचित थे। थोड़े समय के शोक के बाद कई भाड़े के सैनिक फिर से शांत हो गए थे। मेरे साथियों, यद्यपि हम असीमित डाकुओं को खदेड़ने में कामयाब रहे, लेकिन ये तो बस एक छोटा सा समूह था। अगर हमारा सामना किसी बड़े समूह या उनके कुलीन सैनिकों से हुआ तो हम रास्ते में ही मारे जाएंगे। इसलिए हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। जल्दी करो और अपने जख्मों पर मरहम लगाओ और हमारे मृत साथियों को दफना दो। इसके बाद हमें तुरंत निकलना होगा, लैंग तियान ने घोषणा की। हर भाड़े का सैनिक तुरंत काम पर लग गया। एक दूसरे के जख्मों पर पट्टी बांधने और जड़ी बूटी लगाने में मदद करने लगा। जो ज्यादा स्वस्थ और कम घायल थे वे गड्ढे खोदने और शवों को ले जाने में मदद करने लगे। सब लोग चुपचाप अपना काम करने में लग गए। कोई भी कुछ नहीं बोला और हर भाड़े का सिपाही अपना काम कर रहा था, जिससे माहौल बेहद भारी हो गया था। जियान चेन ने चारों ओर देखा और मन ही मन आह भरी। उन्होंने अंततः असीम डाकुओं पर विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनके लिए यह एक दयनीय जीत थी। एक ही युद्ध के बाद भाड़े के सैनिकों के तीनों समूह घटकर 100 से भी कम रह गए थे, जिनमें से अधिकतर घायल थे। उनकी संपूर्ण युद्ध क्षमता मूल शक्ति के 1/3 तक कम हो गई थी और आक्रमण का नेतृत्व करने वाले 10 विशेषज्ञों में से केवल 5 ही गंभीर रूप से घायल होकर लौटे थे। भाड़े के सैनिकों के एक सेनापति की युद्ध में मृत्यु हो गई, जिससे उनकी शक्ति में एक और भारी गिरावट आई। जियान चेन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे जख्म गंभीर हैं? जियान चेन के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये सुनकर जियान चेन ने अपना सिर घुमाकर मुयुन को देखा। उसे पता ही नहीं चला कि मुयुन कब उसके पीछे आ गया था, लेकिन अब वह वहां था। इस समय मुयुन की हालत ठीक नहीं थी। उसके चेहरे का रंग असामान्य रूप से पीला पड़ गया था और हालांकि वह उस अधेड़ उम्र के आदमी से लड़ते हुए ठीक दिख रहा था, लेकिन युद्ध कौशल का इस्तेमाल करके उसकी ताकत को मात देने के बाद मुयुन पर भारी बोझ पड़ गया था। जियान चेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। थोड़ा रुककर उसने मुयुन को उलझन भरी नजरों से देखा। मुयुन, तुम्हारा युद्ध कौशल यहाँ हर भाड़े के सैनिक के सामने उजागर हो गया है। रास्ते में अब तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा और जब तुम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओ तो जितना हो सके समूह से दूर चले जाओ, वरना मुझे डर है कि वे कुछ करने की कोशिश करेंगे। म्यूयून ने व्यस्त भाड़े के सैनिकों की ओर देखा। जियान चेन, आपकी चिंताओं के लिए शुक्रिया, अब से मैं सावधान रहूंगा। हालांकि उसने ऐसा कहा था, म्यूयून के चेहरे पर आसपास के लोगों के प्रति जरा भी चिंता नहीं थी। जब भाड़े के सैनिकों की बात आई तो म्यूयून ने उन्हें बिल्कुल भी चुनौती नहीं माना। म्यूयून की बेपरवाह निगाहों को देखकर जियान चेन थोड़ा हैरान हुआ। म्यूयून ने लड़ाई के दौरान जो ताकत दिखाई थी, उसके बावजूद जियान चेन को नहीं लगा कि वह समूह में अपनी रक्षा कर पाएगा। म्यूयून ने अपने स्पेस रिंग से एक सफ़ेद जैड की बोतल निकाली और उसे जियान चेन की ओर बढ़ाया। यह एक बेहतरीन उपचार दवा है, इसे पी लो और खुद को ठीक कर लो। धन्यवाद। जियान चेन ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया और उससे बोतल ले ली। इसकी चिंता मत करो, मैं पहले अपने घावों का इलाज करूंगी और फिर दूसरों की मदद करूंगी। म्यूयून ने जियान चेन से दूर जाने से पहले हाथ हिलाया। 2 घंटे बाद सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि सभी मृत भाड़े के सैनिकों को दफना दिया गया था, जबकि असीम डाकुओं की लाशों की कोई परवाह नहीं की गई थी। भाड़े के सैनिक असीम डाकुओं से उनके मरने के बाद भी नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने उनके शवों को दफनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने की जहमत नहीं उठाई। उन 2 घंटों के दौरान जियान चेन ने अपने जख्मों का इलाज किया था और उस अधेड़ उम्र के आदमी से हुई लड़ाई में खून से सने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहन लिए थे। सफर पर निकलने से पहले जियान चेन ने कुछ दर्जन कपड़ों के सेट तैयार कर लिए थे, इसलिए उसे कपड़ों के खत्म होने की चिंता नहीं थी। चलो चलें। जब सभी तैयार हो गए तो किसी ने सभी को चलने के लिए आवाज़ लगाई। सभी बिना आराम या नींद के रात में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। असीम डाकुओं द्वारा घात लगाए जाने के बाद से कारवां अब और रुकना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि आराम करने से भी काम नहीं चलेगा। असीम डाकुओं के घात के बाद कारवां की ताकत बहुत कम हो गई थी और उनके पास बहुत कम जनशक्ति बची थी।
चून की असीम डाकुओं के कई सदस्य भाग गए थे, इसलिए अगर वे उन पर हमला करने के लिए एक बड़ी टुकड़ी वापस लाते तो कारवां बच नहीं पाता। ऐसी विकट स्थिति को पलटने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जियान चेन बड़ी मेहनत से अपने घोड़े पर चढ़ा और अंधेरे में कारवां का अंधाधुंध पीछा करने लगा। घोड़े की पीठ पर जियान चेन आंखें बंद किए बैठा था और चुपचाप अपनी आंतरिक चोटों को ठीक करने के लिए अपनी संत शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। उस पर पहले भी उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के कई जोरदार हमले हो चुके थे, इसलिए जियान चेन को जो नुकसान हो रहा था वह काफी गंभीर था। इसके अलावा उसने अपनी आंतरिक संत शक्ति का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खा लिया था, इसलिए उसके शरीर की मौजूदा हालत के कारण साधारण से साधारण हरकतें भी करना मुश्किल हो रहा था। लड़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। चूंकि जियान चेन उस समय तियानयुआन महाद्वीप से गुजर रहा था और किसी भी क्षण खतरे का सामना कर सकता था, इसलिए उसकी ताकत सबसे जरूरी थी। इसलिए जियान चेन अपनी सारी अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश में लगाता रहा, एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कारवां तेजी से सड़क पर आगे बढ़ रहा था। चूंकि लोग असीम डाकुओं के पीछे पड़े सैनिकों से डर रहे थे, इसलिए उनकी वर्तमान गति उनकी पिछली गति से कई गुना तेज थी। इसके बावजूद यह अपनी चरम गति से दौड़ रहे एक औसत व्यक्ति से थोड़ी ही तेज थी। आखिरकार गाड़ियों में बहुत सारा सामान था, इसलिए आगे गति बढ़ाना असंभव था, भले ही वे चाहें। वर्तमान गति ने सड़क के ऊबड़ खाबड़ हिस्सों से गुजरते समय गाड़ियों को कई बार लगभग पलटा दिया था। मौजूदा हालात की वजह से जियान चेन पूरी तरह से खुद को ठीक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए उसकी गंभीर चोटें कछुए की गति से ही ठीक हो पा रही थीं। उस क्षण जियान चेन को अपनी माँ बी यूनटियन की याद आ गई। उसे कुछ साल पहले की वह घटना साफ साफ याद थी जब उसने अपने तीसरे भाई चांगयांग के को घायल कर दिया था। बी यूनटियन ने अप्रत्याशित रूप से उसके घावों को ऐसे ठीक कर दिया था मानो ये दुनिया का सबसे आसान काम हो, बिना एक भी निशान छोड़े। अगर उस समय वहाँ कोई रेडियंट सेंट मास्टर होता तो उसके शरीर के अंदरूनी घाव शायद और भी जल्दी ठीक हो जाते। दुर्भाग्य से रेडियंट सेंट मास्टर बहुत कम होते हैं और उनका दर्जा बहुत ऊंचा होता है। वर्तमान में मौजूद तीनों भाड़े के सैनिकों के समूहों की ताकत को देखते हुए उनके लिए किसी रेडियंट सेंट मास्टर को बुलाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। जैसे ही जियान चेन ने दीप्तिमान संत गुरुओं के बारे में सोचा, अचानक उसके मन में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। तुरंत ही उसने अपनी बंद आंखें खोलीं और उसी क्षण आश्चर्य से उसकी आंखों से प्रकाश की एक तेज किरण निकली जो तुरंत ही क्षीण हो गई। हाँ, बिल्कुल सही, मैं प्रकाश संत शक्ति को महसूस कर सकता हूँ और उसे एकत्रित भी कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं प्रकाश संत शक्ति को एक तेजस्वी संत गुरु की तरह नियंत्रित कर सकता हूँ और अपने घावों को ठीक कर सकता हूँ। जियान चेन इस पर गहराई से विचार कर रहा था। जब उसे यह संभावना याद आई कि वह तेजस्वी संत गुरुओं की तरह प्रकाश संत शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, तो उसका दिल क्षण भर के लिए उत्साह से भर गया और इस विचार से वह बेकाबू होकर प्रसन्न हो गया। जब से जियान चेन ने चांगयांग परिवार में भी यूनटियन को प्रकाश संत बल का उपयोग करके चांगयांग के की चोटों को ठीक करते देखा था, तब से उसे एहसास हो गया था कि यह शक्ति ठीक वही विशेष ऊर्जा है जो उसे साधना के दौरान विश्वसार को अवशोषित करते समय हर बार महसूस होती थी। उस समय जियान चेन वास्तव में प्रकाश संत बल को नियंत्रित करने की क्षमता का परीक्षण करना चाहता था। दुर्भाग्य से उसके बाद घटी विभिन्न परिस्थितियों के कारण वह कभी भी अपने इस विचार को आजमाने का मौका नहीं पा सका। बाद में यह विचार धीरे धीरे उसके मन में दबता चला गया और वह इसे अभी तक भूल चुका था। अध्याय 80 नीली हवा का साम्राज्य। जियान चेन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने मन की भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। शांत होने के बाद उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने चारों ओर मौजूद विश्वसार का ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। हालांकि अतीत में विश्वसार को आत्मसात करने और अब के अनुभव में अंतर था। जियान चेन विश्वसार से विशेष ऊर्जा को अलग करने और उस विशिष्ट ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करने में सक्षम था। सैद्धांतिक रूप से यह काफी सरल था, लेकिन व्यवहार में इसके लिए अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता थी। हालांकि जियान चेन के लिए, जिसने अपनी आत्मा का उपयोग करने का अभ्यास किया था, यह उतना कठिन नहीं था। इसमें केवल सामान्य से अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी। दृढ़ आध्यात्मिक शक्ति वाले जियान चेन ने विश्वसार में मिश्रित विशेष ऊर्जा को महसूस किया। तेजस्वी संत गुरुओं के अलावा कोई और इसे महसूस नहीं कर सकता था। विशेष ऊर्जा को महसूस करते ही उन्होंने तुरंत अपनी आत्मा को निर्वात की तरह इस्तेमाल करते हुए उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही ऊर्जा एकत्रित हुई, जियान चेन ने उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। जियान चेन समझ गया था कि एक बार विशेष ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में संघनित हो जाने पर वह एक हल्की सफेद चमक उत्सर्जित करेगी। ऐसा होने से रोकने के लिए जियान चेन ने ऊर्जा को अत्यंत धीमी गति से, लगभग कछुए की चाल से अवशोषित किया। जियान चेन द्वारा विशेष ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करने के बाद उसके पूरे शरीर में तुरंत एक स्फूर्तिदायक अनुभूति फैल गई। यह इतनी तेजी से फैली कि जियान चेन को ऐसा लगा मानो गर्माहट का एक गोला उसे घेर चुका हो। इस सुखद अनुभूति से सराबोर होकर जियान चेन के चेहरे पर संतुष्टि के भाव उभर आए। जब विशेष ऊर्जा जियान चेन के गंभीर घावों में समाहित हुई तो वे अत्यंत तीव्र गति से ठीक होने लगे, इतनी तीव्र कि जियान चेन अचंभित रह गया और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। इसके साथ ही जियान चेन को अंततः समझ आया कि एक तेजस्वी संत गुरु अपनी प्रकाशमय संत शक्ति का उपयोग करके दूसरों के घावों का उपचार करते समय कितने शक्तिशाली होते हैं। किताबों में लिखा था कि उच्च कोटि के रेडियंट सेंट मास्टर्स न केवल भुजाएं फिर से उगा सकते हैं, बल्कि मृतकों को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। लगता है ये झूठ नहीं है। अगर वे इस तरह से चोटों को ठीक कर सकते हैं तो शायद शिखर पर बैठे रेडियंट सेंट मास्टर्स के पास सचमुच असाधारण कौशल हैं। पहले जियान चेन को संदेह था कि रेडियंट सेंट मास्टर्स भुजाएं फिर से उगा सकते हैं और मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल की गई ऊर्जा की प्रभावशीलता देखने के बाद जियान चेन को पूरा विश्वास हो गया कि यह सच है। सवारी करते हुए जियान चेन लगातार अपनी आत्मा का उपयोग करके विश्वसार के भीतर से प्रकाश संत बल ग्रहण करता रहा और धीरे धीरे उसे अपने शरीर में समाहित करता रहा।
इस निरंतर अवशोषण के परिणामस्वरूप जियान चेन एक अजीब धुंध से घिर गया। ये वह विशेष ऊर्जा थी जिसका उपयोग तेजस्वी संत गुरु करते थे। यद्यपि आसपास अनगिनत भाड़े के सैनिक थे, जिनमें से कुछ महान संत गुरु भी थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी जियान चेन के इस विचित्र रूप पर ध्यान नहीं दिया। ये प्रकाश संत बल एक विशेष प्रकार की ऊर्जा थी जिसे प्रखर संत गुरुओं के अलावा कोई अन्य साधक अनुभव नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि स्वर्ग संत गुरु स्तर के शिखर पर स्थित कोई विशेषज्ञ भी इसे अनुभव नहीं कर पाता। इसी कारण तियान युआन महाद्वीप में प्रखर संत गुरु अत्यंत दुर्लभ थे, क्योंकि प्रत्येक प्रखर संत गुरु को ये जन्मजात क्षमता प्राप्त होती थी। जन्म से ही उनकी आत्माओं का प्रकाश संत बल के साथ विशेष अनुबंध होता था। इस प्रकार प्रखर संत गुरु इसकी उपस्थिति को अनुभव कर पाते थे, और जैसे जैसे उनकी आत्माएं विकसित होती थीं, वे धीरे धीरे इस ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते थे। जब प्रकाश संत बल की सांद्रता एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाती है तो उसका रंग दूधिया सफेद हो जाता है। इस अवस्था में साधक उसे अपनी आंखों से देख सकता है। हालांकि वह प्रकाश संत बल को विश्वसार की तरह नहीं देख पाएगा। प्रकाश संत बल केवल एक खाली स्थान के रूप में दिखाई देगा। काफिले और उसके भाड़े के सैनिकों के लिए रात जल्दी बीत गई। पूरी रात कोई नहीं सोया। अगर वे अपने घावों को साफ नहीं कर रहे थे तो वे अपने आसपास की हलचलों का पता लगाने के लिए अपनी एकाग्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी एक बार फिर अथाह डाकुओं के घात में फंसना नहीं चाहता था। भाड़े के सैनिकों के तनावपूर्ण माहौल में रात जल्दी बीत गई और दिन हो गया। हालांकि माहौल में कोई हल्कापन नहीं आया। भले ही वे अपने पिछले विश्राम स्थल से बहुत दूर आ चुके थे, फिर भी वे सुरक्षित नहीं थे। इस क्षेत्र में कई अलग अलग डाकू समूह उन पर हमला कर सकते थे। यदि भाड़े के सैनिक अपनी सर्वोत्तम स्थिति में होते तो वे किसी भी डाकू समूह से नहीं डरते। लेकिन असीम डाकुओं के हमले के बाद वे सभी बुरी तरह घायल हो गए थे और अपने कई साथियों को खो चुके थे। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि उनका सामना किसी अन्य डाकू समूह से होता है तो वे केवल एक भयंकर संघर्ष ही कर पाएंगे। हालांकि वे जानते थे कि अपने कुछ सामान को छोड़ देने से उन्हें जीवित रहने में मदद मिलेगी, लेकिन जो सामान वे सौंप रहे थे वह बेहद कीमती था। जब तक कोई और चारा न हो, न तो भाड़े के सैनिक और न ही व्यापारी ऐसा निर्णय लेने को तैयार थे। जैसे ही चमकीला लाल सूरज सिर के ऊपर होगा, जियान चेन, जो पूरी रात बिना हिले डुले बैठा रहा, आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। अपने अंगों को फैलाते हुए जियान चेन को भीतर एक बहुत ही सुखद और आनंदमय अनुभूति हुई। एक रात के उपचार के बाद जियान चेन का शरीर, जिसे गंभीर घावों से उबरने में सामान्यतः 5 या 6 दिन लगते, पूरी तरह से ठीक हो गया था। यहाँ तक कि उसकी लगभग समाप्त हो चुकी संत शक्ति भी उस स्तर तक पहुंच गई थी जिससे जियान चेन अपनी शक्ति के चरम पर वापस आ गया था। इतना ही नहीं, जियान चेन को यह भी साफ तौर पर पता चल गया था कि उसकी सेंटफोर्स पहले से भी कहीं ज़्यादा बड़ी हो गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रकाश संत शक्ति को एक तेजस्वी संत गुरु की तरह नियंत्रित कर पाऊंगा। जियान चेन मन ही मन प्रसन्न हुआ। ये जानकर वह बेहद खुश था, क्योंकि यह उसके लिए एक सुखद आश्चर्य था। इस विशेष शक्ति से लैस होकर उसके जीवन को एक अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। भविष्य में उसे कितनी भी गंभीर चोट क्यों न लगे, वह किसी भी स्थान या समय पर तुरंत ठीक हो सकेगा। इस खोज से प्रसन्न होने के साथ साथ जियान चेन प्रकाश संत बल की उपचार क्षमता को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित भी था। यदि वह जड़ी बूटियों से उपचार करता तो उसके घावों को पूरी तरह ठीक होने में 4-5 दिन लग जाते, लेकिन प्रकाश संत बल के प्रयोग से वह एक ही रात में पूरी तरह ठीक हो गया। इसके अलावा जियान चेन प्रकाश संत बल को धीरे धीरे आत्मसात कर रहा था। वह अपनी आत्मसात करने की गति को तेज नहीं करना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि यह बात उजागर हो जाए कि वह ऐसा कर सकता है। हालांकि जियान चेन जानता था कि वह प्रकाश संत शक्ति का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही कर सकता है। इसे गुप्त रखना ही बेहतर था। उसने इस मुद्दे पर बहुत गहराई से विचार किया था। ऐसी संभावना थी कि प्रकाश संत शक्ति को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता किसी महत्वपूर्ण क्षण में अप्रत्याशित समस्याएं पैदा कर सकती है। यद्यपि तियान युआन महाद्वीप में तेजस्वी संत गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता था, लेकिन ये खोखली शान उसके जीवन की आकांक्षाओं के सामने कुछ भी नहीं थी। इस बीच काफिले के लिए रास्ता अपेक्षाकृत शांत था। इक्का दुक्का कमजोर जादुई जानवरों के अलावा और कुछ नहीं था। उन्हें न तो कोई डाकू मिला और न ही कोई शक्तिशाली जादुई जानवर। यात्रा की गति बढ़ने से उन्होंने 10 दिनों में तय की गई दूरी 6 दिनों में ही तय कर ली, और तीसरे दिन के बाद काफिला आखिरकार खतरनाक रास्तों को पार करके एक शांत रास्ते पर पहुंच गया। वे अंततः नीली हवा के राज्य के सीमावर्ती किले पर पहुंच गए थे। दूर तक फैली विशाल दीवारों को देखकर हर भाड़े के सैनिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो उनके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। हालांकि अभी उन्हें काफी दूर जाना था, लेकिन आमतौर पर उबड़ खाबड़ रहने वाली यह सड़क अपेक्षाकृत शांत लग रही थी। ब्लू विंड किंगडम के आसपास कुछ कस्बे बिखरे हुए थे। इन कस्बों में से प्रत्येक से काफिला कुछ नए भाड़े के सैनिकों को भर्ती कर अपनी युद्ध शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकेगा। हम नीली हवा के राज्य में पहुंच गए हैं। हम आखिरकार नीली हवा के राज्य में पहुंच गए हैं। अब हम सुरक्षित हैं। हमें उन असीमित डाकुओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जो हमारा पीछा कर रहे हैं। कई भाड़े के सैनिक खुशी से झूम उठे और जयकारे लगाने लगे। जियान चेन भी हल्की सी मुस्कान से खुद को रोक नहीं पाया। इस पल उसका मन हल्का महसूस कर रहा था। आखिर वह अभी भी काफी कमजोर था, इसलिए अगर वह भाड़े के सैनिकों को छोड़कर डाकुओं के हमले का शिकार हो जाता तो उसकी भी जान खतरे में पड़ जाती। दूर से विशाल दीवार दिखाई दे रही थी, फिर भी 5000 मीटर लंबी सड़क बाकी थी। रास्ते में कई लोग और काफिले आते जाते नजर आ रहे थे। अंततः काफिला सीमावर्ती किले के द्वार पर पहुंचा। हालांकि एक पहरेदार सैनिक ने उनका रास्ता रोक दिया। रुको, तुम सब कहाँ से आए हो? उसने पूछा, और उसकी निगाहें व्यापारी प्रतिनिधि के मुखिया की ओर घूम गईं। इस तरह की घटना की तैयारी व्यापारियों ने पहले से ही कर रखी थी, जिन्होंने तुरंत अपने एक भाड़े के सैनिक को उससे बातचीत करने के लिए भेजा। उसी समय भाड़े के सैनिक ने कुछ चमकीली सोने की वस्तुएं दिखाईं और उन्हें सावधानीपूर्वक पहरेदार की फैली हुई हथेली में रख दिया।
गार्ड ने अपने हाथ में रखी वस्तुओं का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा, आप अंदर आ सकते हैं। इसके बाद काफिला अंततः सीमावर्ती किले के विशाल द्वारों से गुजरकर ब्लू विंड किंगडम में प्रवेश कर गया। सीमावर्ती किले से गुजरने के बाद जियान चेन को काफी राहत मिली। कम से कम वह हुआयुन संप्रदाय की शक्तिशाली पकड़ से बच निकला था। हालांकि गेसुन साम्राज्य में उनकी शक्ति काफी अधिक थी, जियान चेन को पूरा विश्वास था कि उनकी शक्तियां नीली हवा साम्राज्य की भूमि तक नहीं फैली थीं। सीमावर्ती किले से गुजरने के कुछ ही समय बाद वे एक ठीक ठाक आकार के शहर में पहुंचे। व्यापारी विश्राम करने के लिए रुक गए और भाड़े के सैनिक भी विश्राम करने के लिए तितर-बितर हो गए। उनमें से 2 माल की रखवाली के लिए वहीं रुक गए। बाजार में सामान रखने के लिए एक जगह तय थी, इसलिए सभी व्यापारियों ने अपना सामान वहीं रख दिया। सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके पास कुछ कुशल विशेषज्ञ मौजूद थे, इसलिए भाड़े के सैनिकों को इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ रखे सामान को डाकू चुरा लेंगे। वास्तव में कोई भी भाड़े का सैनिक इस जगह से लूटपाट करने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा वे शहर के किसी भी द्वार से बाहर नहीं निकल पाएंगे और शहर के रक्षकों द्वारा घेर लिए जाएंगे। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।